मैं भगत सिंह का उपासक रहा हूँ, शहीद आजम भगत सिंह जी, और उनका ऐसा मानना था कि वैसा शिक्षा जिस शिक्षा में आपके समाज से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान नहीं हो तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं बन जाता। मुझे जो करना है, मुझे सामाजिक राजनीतिक गतिविधियाँ करनी है, मुझे धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, समाज को बदलना है, मिथिला को बदलना है, छात्र के भविष्य को बदलना है, लड़ाइयाँ लड़नी है। अब मैं वो नहीं कर पा रहा, संसाधन नहीं कि मैं घर से निकल जाऊं या विद्रोह करने की स्थिति में रहूं। 10 सालों से यह जो सरकार है हम पे लाठियां चलवा रही है, हमको जेल भेज रहा है। क्यों? क्योंकि हम चीनी मिल की बात करते हैं, जूट मिल की बात करते हैं, पेपर मिल और सूता मिल की बात करते हैं, बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी समाधान की बात करते हैं। क्या इसके लिए हम पे लाठियां चल रही है, हमको जेल भेजा जा रहा है? मेरे ऊपर 12 फर्जी मुकदमाएं सरकार ने किया है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, हम खास करके मैथिलों से आग्रह कर रहे हैं और मैथिल सबसे आग्रह कर रहल छी कि एकटा मैथिल जे अपन मिथिला के विश्व पटल पर आना चाहे छथि, ओहि पर एकटा लाइक करो में, शेयर करो में, सब्सक्राइब करो में की जाइ छै। अगर एकटा मजबूत चैनल हमरा सबके भेटत मिथिला मैथिली के नाम पर तो कतौ ने कतौ हमरो अहाँ के बात के जे छै से गंभीरता से लोग सुनत, सरकारों गंभीरता से ले, तो ये पर प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, बहुत सराहनीय पहल है आपका। पान, माछ, मखान, ये तीनों मिथिला के पहचान कहा जाता था ऐसा। आज मछली का क्या स्थिति है, प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? संजय बाबू जाके बड़का फेंकते हैं सदन के अंदर में, ललन बाबू, ललन सिंह जो हैं ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। आज मैथिल लोग बंगाल से आने वाले मछलियों को खाने को मजबूर हैं। सच्चाई बता रहे हैं, कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि 2 जून की रोटी के लिए पलायन नहीं करना चाहिए। पलायन हो, क्यों नहीं होगा भाई? अब पंजाब का लोग जाएगा अमेरिका, गुजरात का लोग जाएगा अमेरिका, हम लोग जाए दिल्ली मुंबई, ऐसे कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। नौजवानों को जगने की आवश्यकता है, नौजवान जगे। मिथिलावादी पार्टी जो राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रही है, इस लड़ाई में आप जहां हैं, तन से हो, मन से हो, धन से हो, आप सहयोग करें। एक मिथिलावादी को विधानसभा या लोकसभा भेज कर देखिए, आपको लगेगा कि आप जिस समस्या को रोज जीते हैं उसके लिए क्या से क्या कर देता है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर है, क्योंकि उनकी नींद हराम हो चुकी है। आज महागठबंधन की तरफ से हम लोगों को ऑफर है। अगर सत्ता प्राप्ति हम लोगों का उद्देश्य हो तो हम लोग गठबंधन करके हमारा 2-4 को विधायक बन सकता है, हम जीत सकते हैं, हम उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन विश्व का मानचित्र सौ तोरा हम चुटकी में मिटा देबो पाकिस्तान को। विश्व का मानचित्र सौ तोरा हम चुटकी में मिटा देबो, जो फर बेसी कर मैं सीधा बंदूक सटा देबो। रौ आतंकी के पनाहगार तू हमरा सो मुंह लड़ाबै छै कि चीनी कुत्ता सोह दैय छौ तै पर तू धमकाबै छै। आ गिदर भुकैत रहै छै हरदम ओहि पर शेर ने दै छै ध्यान। अब पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छौ। हमारे चैनल द सोशल स्कोप में आज मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ उस युवा का जो युवा कॉलेज से अपना राजनीति स्टार्ट करते हैं, छात्र राजनीति, और आज सपना रखते हैं संसद भवन तक का, और सपना ये भी रखते हैं समृद्ध मिथिला का। मिथिला से आते हैं, छात्र नेता हैं, वर्तमान में जिला परिषद हैं और साथ में कवि भी हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सागर नवदिया जी आपको हमारे चैनल द सोशल स्कोप में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार झा उर्फ सागर नवदिया है। मेरा घर नवादा है, जो बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, दरभंगा जिला में है। और मैं वर्तमान में मिथिलावादी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ और दरभंगा जिला परिषद में शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर भी हूँ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अच्छा, बहुत बढ़िया सागर जी। सागर जी, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, अच्छा है आपके निजी जीवन के माध्यम से जितना मैंने जाना है कि आप उम्र आपका काफ़ी कम है और काफ़ी कम उम्र में आपने छात्र राजनीति में कदम रखा। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस उम्र में बच्चा पढ़ने के लिए कॉलेज या स्कूल में जाते हैं पर राजनीति में उतर जाना? देखिए, यह जो शुरुआत हुई थी, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, जब विद्यालय का वो समय मुझे याद है, विद्यालय में जब कभी भी रचनात्मक कार्यों का ऐसा कोई सेमिनार होता था या कोई प्रतियोगिताएं होती थी, तो शुरू से ही यह दैवीय गुण होता है जो आपके अंदर समाहित होता है। और मेरा मानना है कि जो भी छात्र हैं, जो भी लोग हैं, सबों के अंदर ये गुण होता है।
तो शुरुआत से ही सामाजिक गतिविधि में और विद्यालय में हो रहे अलग अलग गतिविधियां उसमें भाग लेना मेरा रुचिपरक विषय रहा और मैं भाग लेता था। और उसके बाद जब मैं दरभंगा आया और दरभंगा आने के बाद शुरू से ही यह बात खटकती थी कि मैं बेनीपुर से दरभंगा क्यों आया, मैंने अपने गांव को क्यों छोड़ा, क्यों मुझे एक शिक्षा प्राप्ति के लिए दरभंगा आना पड़ा। यह तमाम जो विषय है और उसके उपरांत जब हम शिक्षा व्यवस्था देखें, अपने क्षेत्र की बदहाली देखें, यह तमाम चीज़ें हैं। और मैं भगत सिंह का उपासक रहा हूँ, शहीद आजम भगत सिंह जी, और उनका ऐसा मानना था कि वैसा शिक्षा जिस शिक्षा में आपके समाज से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान नहीं हो तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं बन जाता। बस यूँ ही शुरुआत हुई। और शुरुआत मुझे याद है सर्वप्रथम जब मैं 12th का रिज़ल्ट मेरा निकला हुआ था तो उसके बाद जो मैं बदहाली देखता था, गांव से आया हुआ एक नौजवान, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला एक नौजवान, वो जब आईएससी में एडमिशन लेता है और वो जब एक रोबोट की तरह जो है सो काम करते रहता है, परिवार की आशाएं उसके सर पे बोझ बन के रहता है, समाज की आशाएं रहती है। तो जब वो आता है तो फिर 12 से 1 ये ट्यूशन, 1 से 2 ये ट्यूशन। बिहार बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, अब जाइए तो व्हाट इज़ फिजिक्स, दिस वर्ड फिजिक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, मतलब पूर्णतया इंग्लिश मीडियम। लेकिन चूँकि उस समय शायद उतना चेतना संपन्न बच्चे नहीं होते हैं, तो परिवार का ये कि नहीं बेटा आईएएस बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा ये बनेगा वो बनेगा, उसमें साइंस स्ट्रीम रख लेना, फिर पढ़ाई करना। तो उसमें जाते थे तो जो शिक्षा का मूल्य है, मतलब ऐसा लगता था अगर शिक्षक आ रहे हैं, आज की भी हालात कुछ वैसी ही है। अगर मतलब जितने भी छात्र हैं, मैं कह दूं आप जहां बैठे हुए हैं, जिस ज़िला में बैठे हुए हैं, और उस ज़िला में जो भी छात्र हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों या आर्ट्स वाले हों, सबों को निजी शिक्षण संस्थानों पे निर्भर रहना पड़ता है अच्छी पढ़ाई के लिए। और निजी शिक्षण संस्थानों का हाल ऐसा है कि आप जाइएगा तो भेड़ और बकरी की तरह एक एक बेंच पे जिस पे 2-3 बच्चे को बैठना चाहिए उस पे 10-10 बच्चे रहते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, बहुत ज़्यादा। आपके कल्पना से परे होगा। और सभी लोग निजी शिक्षण संस्थान पे निर्भर हैं। तो यह जो एक व्यवस्था थी, कॉलेज के नाम पे आप एडमिशन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और फिर जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का टाइम आया तब आप जाइए वहाँ पे, आप फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए। कॉलेज का यही स्थिति और परिस्थिति है, कॉलेज का यही महत्व है। ये आपके दरभंगा का है या नहीं? पूरे मिथिला क्षेत्र जिसकी बात हम करते हैं, जिस क्षेत्र में शैक्षणिक बदहाली है, बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, सुखाड़ है, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वह जो पूरा मिथिला क्षेत्र है उसका कमोबेश यही हालात है। और यही स्थिति परिस्थिति जब मैंने देखा, एक गांव से आया हुआ बच्चा, उसको शहरी नौजवान, शहरी जो लोग होते हैं वो किस तरीके से मानसिक प्रताड़ित करते हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर आप रूम रेंट पे लिए हुए हैं तो आपको इसलिए दबाव में रखा जाएगा कि आप ज़्यादा पानी यूज़ ना कर लें। आपको बार बार यह कहा जाएगा कि अरे साइकिल तुमने ठीक से नहीं रखा। आपको यह कहा जाएगा अरे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल दिए। मतलब गाँव से जो छात्र अभी भी दरभंगा में आ रहे हैं, 90% छात्र रूम मालिक के गुलामी से जूझते हैं। लोकल जो नौजवान होते हैं उसकी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है। और जहां वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, मूल रूप से वह शैक्षणिक संस्थान नहीं होता है, मूल रूप से वह व्यावसायिक अड्डा होता है जहां शिक्षा बेची जाती है। लेकिन लोग करे तो क्या करें? सरकारी महाविद्यालयों की, विद्यालयों की क्या हालात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो थी वो मुझे चुभती थी। और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, नौजवान आता है, हर लोग आते हैं। जब आप पिछले 100 साल का इतिहास देखिएगा, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद अब तक का जो समय रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हो सकता है सरकार के पन्नों में हो सकता है, फाइलों में हो सकती है, बड़े बड़े बोर्ड में लिखे हुए नारों में हो सकता है। सही मायने में सच्चाई यह है कि हमने जिन मुद्दों पे संघर्ष शुरू किया था वो तमाम समस्याएं आज भी जस की तस है। और मेरा भी यह संकल्प है कि नहीं, इस संकल्प को पूरा करने के बाद ही दम लेंगे। तो मेरा संदर्भ ये था कि यह जो तमाम हालात है, यह जो तमाम चीज़ें हैं, उससे निकला कैसे जाए। और उसी को लेकर और दूसरी बात,
मैं बार बार कहता हूँ, इंसान को वही काम करना चाहिए। मैं देखने वाले तमाम दर्शकों से कहता हूँ और नौजवान साथियों से कहता हूँ कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिस काम को करके उसे खुशी मिलती है। आप वो काम कदापि ना करें मनीष बाबू, कोई भी कदापि ना करे कि परिवार की आकांक्षाओं के बोझ तले आप दबे हुए हैं। आप नौजवान हैं, आपको निर्णय लेने की शक्ति है, आपको यह तय करना है कि आपको क्या करना है। हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए एक स्वतंत्र नागरिक हैं। केवल इस बात से एक और समस्या है, मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है मिथिला के लोगों को, नौजवानों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। क्या कारण है, परिदृश्य क्या है, सामाजिक स्थितियां क्या है? यहां परसेप्शन है, लोगों का परसेप्शन है, अभी हो ना हो, लेकिन 10 साल पहले जब मैं गांव में रहता था तो मुझे यह महसूस होता था, हर एक माँ बाप की यह इच्छाएं होती थी, कब मेरा बच्चा 12th करेगा, कब मेरा बच्चा ग्रेजुएट होएगा, और सपना होता था। और एक ऐसी सपना, मतलब जो कल्पना से परे है और बहुत दुखदाई है, हर माँ बाप का ये सपना होता था, काली सपना कहें उसको आप तो, कि मेरा बच्चा कब ग्रेजुएट होगा, दिल्ली बम्बई जाएगा, 10-20 हज़ार का नौकरी करेगा, 5-10 हज़ार भेजेगा। लगभग मध्यम वर्गीय परिवार के हर माता पिता की यही इच्छाएं होती थी और इस बोझ तले तमाम नौजवान काम करते थे। और जब मैं सक्रिय हुआ, जब मैं 12th पास किया, तो हमने छात्र अधिकार संगठन छाओ बनाया। हमने कहा बदलेंगे भाई पूरे चीज को। उसके बाद अच्छा, आपने संगठन बनाया हाँ, मैंने सर्वप्रथम, जब मेरे पास फोन आया, मेरे पास फोन नहीं था, छोटा सा फोन हुआ करता था मेरे पास जब हम 12th पास किए। और चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और जब हम 12th पास किए तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, छोटा वाला फ़ोन था, तो बहुत जिद करके, बहुत लड़ाई झगड़ा करके घर से एक फ़ोन लिए थे। और फ़ोन लेके फेसबुक खोले हुए थे, और फेसबुक पे मैंने पूरा लिखा हुआ था कि दरभंगा में रहने वाले छात्रों की क्या समस्या है। मूल रूप से लड़ाई मेरी यहीं से शुरू हुई, और मैं विद्रोह भी करता था। मैं जहाँ हम रहते थे, रेंट पे रहते थे, अक्सर मेरी लड़ाइयाँ हो जाती थी रूम मालिक से। भाई मैं आपको पैसा पेड कर रहा हूँ, मेरी स्वतंत्रता है, आप उसमें वैसे आपके नाम में भी स्वतंत्र लगा हुआ है। हाँ, मेरी अपनी स्वतंत्रता है भाई। अब मैं ज्यादा पानी यूज ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं, 50 तरह की समस्या। अब साइकिल से जा रहे हैं, किसी लोकल बच्चों को लग गया तो अब वो मार करने के लिए तैयार, गाली देने के लिए तैयार। मतलब यह मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं महसूस किया हूं, और आज भी गांव से आने वाले हजारों नौजवान यह महसूस करते हैं जिला में। और जब विद्रोह का असर वहीं से प्रबल हुआ, विद्रोह का जब सर प्रबल हुआ, तो सबसे पहले मेरे पास फोन आया, तो हमने छात्र अधिकार संगठन छाओ बनाया। और मेरे नज़र में तमाम जो छात्र संगठन थे, वो राजनीतिक दलों के पिछलगुआ की तरह काम करने वाले मेरे नज़र में थे। कि भाई एबीवीपी है तो वो भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी उस पर काम करेगा, छात्र आरजेडी है तो राजद जो कहेगा वो करेगा, जदयू है या लेफ्ट की जो संगठनें हैं, वो तमाम संगठनें वर्तमान में भी पूरे देश में जितने भी छात्र संगठन हैं, वो तमाम छात्र संगठन अपने पार्टी के द्वारा तय किए गए एजेंडों पे संघर्ष करते हैं। उनके संघर्ष में कहीं से भी छात्र हित का मुद्दा नहीं होता है। तो मेरे नज़र में भी ऐसा ही था। मैंने बोला नहीं, छात्र अधिकार संगठन, स्टूडेंट राइट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, और छात्रों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसी क्रम में 2015 की ये बात है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ था। फिर हम पहले आपने छाओ बना था? हाँ, छाओ का गठन मैंने फेसबुक पे किया था, लिखा था, फेसबुक पे लिखा था। ऐसा नहीं था रजिस्टर्ड करवाने का कोई ऐसा था, लेकिन गए, आपके मन में विचार आया था, विचार आया, और मैंने उस विचार को फेसबुक के माध्यम से सार्वजनिक पटल पे रखा। और रखने के बाद चूंकि अब था क्या, सोच भी रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, संगठन बनाएंगे। और यह एक ऐसा नौजवान जिसका उम्र 16 साल 15 साल था, उस नौजवान का यह परिकल्पना था, और मेरा यह परिकल्पना था कि नहीं, एक छात्र संगठन बनाएंगे। चूंकि तमाम छात्र संगठन राजनीतिक दल के पिछलग्गू की तरह काम कर रहे हैं। फिर जब हम पोस्ट किए तो उस पर कमलेश जी हैं, कमलेश बाबा हम लोगों के, उन्होंने कमेंट किया। फिर हमारी मुलाकात हुई विद्याभूषण राय जी और गोपाल जी से। कुछ दिन ही हुआ था एमएसयू के गठन का। पहला दिन ही मुझे याद है, हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रावास में गए थे, और वहाँ गए, समस्याएं थी, तमाम थी, वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। फिर सोचे, अब फिर हम क्वेश्चन किए कि भाई सब सात संगठन तो ऐसा ही है, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है? तो नहीं ऐसा नहीं है, आइए काम कीजिए। और मुझे स्वतंत्रता भी मिली। आप किसी भी छात्र संगठन में हो या राजनीतिक संगठन में हो, एक बाध्यता होती है कि उसके शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे वही आपको करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि भारत का पहला ऐसा छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, जहाँ पे आपको जो करना है, जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, अगर विरोध करना है तो ऐसा नहीं है शीर्ष नेतृत्व से आपको
कोई राय और मशविरा लेने का काम है। और वही हाल मिथिलावादी पार्टी में है। आप अपनी समस्या के प्रति मुखर होइए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से तय करके आएगा, कुछ लोग भेजेंगे एसी रूम से दिल्ली और बम्बई से, थोप दिया जाएगा और वो काम आप कीजिए। वहाँ से संघर्ष की शुरुआत हुई और बहुत मज़ेदार घटना है, मैं बताना चाहूँगा आपको। बहुत मज़ेदार घटना है कि जब हम ये सब करने लगे, अब मेरे पिताजी का इच्छा था कि बेटा IAS IAS बने, अरे माताजी का था इंजीनियर बने। अब हम करने लगे ये। अब जब हम ये करने लगे तो मुझे मज़ा आने लगा, मुझे खुशी मिलने लगी। तो जब मैं ये कर रहा था तो अब समस्या हो गई कि पिताजी जो चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, उनके हिसाब से मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मैं करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों से कहवाया, खुद भी दबाव दिए। जब हम नहीं माने तो मेरा बुढ़िया बिस्तर दरभंगा से उठा के गाँव लेके चले गए। यहाँ से दरभंगा से? अच्छा। अब उस समय स्थितियां ये नहीं थी कि मेरे पास पैसा रहता कि मैं आता और संगठन के क्रियाकलापों में हिस्सा लेता या कुछ ऐसा करता। मेरा बुढ़िया बिस्तर सब कुछ उठा के लेके चले गए। मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, इंग्लिश ऑनर्स है मेरा, CM कॉलेज से था। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अपेक्षाकृत दरभंगा में जितने भी महाविद्यालय उसमें CM कॉलेज ठीक ठाक है, प्रॉपर क्लास होता था। इंग्लिश डिपार्टमेंट में उस समय भी होता था, उस समय भी हम उस समय भाग लेते थे, बढ़ चढ़ के रहते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों सांगठनिक गतिविधियाँ बढ़ी, शिक्षा जो है या जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं पिताजी के अनुसार या परिवार के अनुसार उसमें हरास होना शुरू हुआ। अच्छा। उनको ऐसा लगा तो बोले बेटा तू बुड़ जाएगा, क्योंकि राजनीति को आज भी बहुत ओछी नज़रों से देखा जाता है। माँ बाप की जो नज़र होती है, उनके नज़र में अगर उसका बेटा राजनीति करता है तो वो ऐसा मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो आपके समाज का, आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का और इस देश का नीति निर्धारण करता है। लेकिन वर्तमान स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी है, या राजनीतिक जो महानुभाव रहे हैं, अब देखिए ना, आज़ादी के बाद अभी तक या आज़ादी का जो जब आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे नेता हुए होंगे, लेकिन चंद 1-2 दर्जन लोग हैं जिनको महान माना जाता है या जिनके कर्म को जो है सो माँ पिता भी कहते हैं नहीं उनके पथ पे चलो। बात बाकी सब भ्रष्ट हुए। कहीं ना कहीं इसके लिए नेता भी जिम्मेवार है, जो समाज के लोगों के बीच में ये ऐसा भ्रम फैल गया है कि बेटा राजनीति करेगा तो बुड़ जाएगा। तो मेरा बुढ़िया बिस्तर लेके गाँव लेके चले गए। अब मुझे जो करना था मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जो आपके मन में चल रहा था। अब मुझे जो करना है, मुझे सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां करनी है, मुझे धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, समाज को बदलना है, मिथिला को बदलना है, छात्र के भविष्य को बदलना है, लड़ाइयाँ लड़नी है। अब मैं वो नहीं कर पा रहा। संसाधन नहीं कि मैं घर से निकल जाऊं या विद्रोह करने की स्थिति में रहूं। अब चूंकि माँ पिताजी हैं तो डर तो सबको होता है, तो अब उस दबाव में आप पढ़ाई कीजिए। अब पढ़ाई में भैया मन ये नहीं लग रहा है तो कैसे पढ़ाई करें? अब वो भी करे तब तो ठीक है। अब केवल पढ़ाई के लिए आप हमको घर में बैठा दिए। तो मेरा उसी दिन ऐसा मानना है, और मैं कहता हुई हूँ नौजवानों को जो नया नया राजनीति में आता है, मैं कहता हूँ कि सबसे पहला विद्रोह आपको सरकार से नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी से नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला विद्रोह आपको अपने परिवार में करना पड़ेगा, और वो अपने माँ बाप के खिलाफ करना पड़ेगा। विद्रोह का जो है सो बिगुल फूकना पड़ेगा किसी के खिलाफ। अगर आप में वो हिम्मत है तो आप राजनीति में आइए। अगर यह आप में हिम्मत है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस नौजवान में यह हिम्मत हो सकता है वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अपने समाज का कुशल नेतृत्व कर सकता है और समाज में कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। मुझे याद है पूस की वो रात थी, ठंड ऐसी कि मतलब हाथों हाथ ना दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे। आप खड़े हैं, आप अपना हाथ भी देखना चाह रहे हो तो हाथ नहीं आपको दिखाई देगा। ऐसी रात थी और मैं अंदर से पूरा टूट चुका था, घुटन महसूस करता था, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा था, जो करके मुझे खुशी मिलती थी, मैं वो कर नहीं पा रहा था। तो मैंने तय किया उस रात में कि नहीं, अब विद्रोह करना है। मैं उठा, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर बलहा स्टेशन है जहाँ एक लोकल ट्रेन चलती है, और हम उठे और एक कम्बल था, वो कम्बल लिए। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, कुछ नंबर वगैरह नोट किए, लिए और माता राम को कहे माता राम अब हम चलें। ये बात होगी 2016 की। हम चले, वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल हम आए, और वो रात ऐसी थी कि जैसे बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है, उस तरीके से जो पेड़ होते हैं, पेड़ से ओस नीचे गिर रहा था, टपकता रहता है, वो आपके नीचे गिर रहा था। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चूँकि 5 बजे ट्रेन आती थी, मुझे 3 बजे घर से निकलना पड़ा, 3 साढ़े 3 बजे। टाइम भी नहीं देखा, निकला गया, स्टेशन पे बैठा, टिकट भी नहीं कटवाया, फिर गाड़ी में बैठ के ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन में बैठने के बाद
रास्ते में ही जब सकरी से आगे थोड़ा आगे हुए तो नंबर वगैरह था, तो हमारे एक बगल के ही जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बगल के हमारे सांगठनिक साथी हैं बालकृष्ण मिश्रा और दिवाकर मिश्रा। हमने उनको फ़ोन किया ट्रेन से कि भाई साहब मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, तो आप लहरियासराय टावर आ जाइए, क्योंकि अब बिना पैसा का तो हम ट्रेन में सफ़र करके दरभंगा आ गए, अब दरभंगा से मुझे लहरियासराय जाना है, तो आप आ जाइए। जैसा कहा वो लोग आए, मैं स्टेशन पे ट्रेन पकड़ा और फिर वहाँ से लहरियासराय उतरा। 10 रुपया उस समय भाड़ा होता था, वो बेचारा 10 रुपया निकाल के दिए और फिर मैं उनके साथ उनके गाँव थलवारा चला गया। अच्छा। और वहाँ एक मंदिर है, वैचारिक स्तर पे इतना मजबूत थे, इतना प्रबल हो गए थे, किसी से बात नहीं करना था। तो घर में सबसे पहला विद्रोह किए, उसके बाद वहाँ 2-3 दिन रहे। वैचारिक स्तर ये था कि उससे अब तो घर वगैरह बन गया होगा वहाँ पे, बहुत दिन हो गया नहीं हूँ। उस समय एक स्टोर रूम रहता था, वो लोग बोले चलिए मेरे घर पे रहिए, सब कुछ कीजिए। हम बोले ना अब किसी घर पे नहीं रहें। उस मंदिर के उस स्टोर रूम में हम 1-2 रोज़ रहे, खाना वाना खाएँ। उसके बाद हमारे परम आदरणीय नेताजी अविनाश भारद्वाज जी पटना में कुछ अभियान में लगे हुए थे, वो भी वहाँ से आए। फिर हम लोग 2 साइकिल लिए और डरहार में अविनाश दादा के घर पे रुके हुए थे। हमारे संगठन के पास कार्यालय भी नहीं था, उस समय कार्यालय भी नहीं था, तो रुके, वहाँ से साइकिल यात्रा पे निकले और साइकिल यात्रा के माध्यम से दरभंगा मधुबनी के उन तमाम गाँवों में गया जहाँ आज भी हमारे साथी हैं, बहुत सारे साथी सुनेंगे। हम लोगों को पता नहीं होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कौन खिलाएगा। ऐसा भी नहीं था कि जेब में पैसा था, कुछ भी नहीं था, ना इतनी संसाधनें थी। एक मैप रखते थे, ये भी नहीं पता था कि भाई मधुबनी में जो है सो पंडौल में जो है सो कहाँ जाना है, या फिर जो है सो जयनगर में परवा गाँव किधर जाना है, या कहाँ क्या करना है। लोग भी नहीं जानने वाले थे, कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। मतलब इन परिस्थितियों में फिर हम लोगों ने साइकिल यात्रा किया। फिर एक हम लोग कार्यालय ये साइकिल यात्रा आप लोगों ने संगठन के लिए किया? हाँ, संगठन के लिए साइकिल यात्रा किए हुए थे। तो फिर हम दोनों आदमी घूमे आराम से। उस समय साइकिल यात्रा के क्रम में जितने साथी जुड़े, आज भी जुड़े हुए हैं संगठन से, या इस विचार के समर्थक हैं। और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में वह एक मील का पत्थर साबित हुआ मिथिला आंदोलन के लिए। चूँकि कुशल सांगठनिक हमारे नेताजी हैं, त्यागी हैं, तो उनके भावना से ओतप्रोत होकर संघर्ष का यह कारवां चलता रहा। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन 10 साल होने जा रहा है और उसका एक राजनीतिक पार्टी, मिथिलावादी पार्टी का भी गठन हो गया। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मिथिला के मुद्दों को बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। अभी तक जो बात किया आपने, अपने संघर्ष बताया और जहाँ से जर्नी शुरू हुई, ये सारी बातें हो गई। अब हम आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें, आप बार बार मिथिला शब्द का प्रयोग किए, तो मिथिला सागर अभी किसके लिए लड़ रहा है? देखिए, यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई वर्तमान जो हमारा जनरेशन है, मूल रूप से मिथिला क्षेत्र जो है, यह लड़ाई आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और किसी भी पीढ़ी का भविष्य तभी सुरक्षित होता है जब उससे पहले वाला पीढ़ी कुर्बानी दे। मिथिला अभी कुर्बानी मांग रही है और हम लोगों का जो भी संघर्ष है, पता है लंबा संघर्ष करना है, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। आपको परिणाम तो दिखेगा कि 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन शुरुआत 1857 में बैरकपुर छावनी से हुआ था। वहाँ से मंगल पांडे ने स्वतंत्रता आंदोलन की शंखनाद की जो है सो वहाँ से हुआ था। तो यह जो लड़ाई है, मिथिला के जो बच्चे जो आने वाले हैं, जो पैदा हो रहे हैं, जो पैदा हुए हैं और जो पैदा होंगे, उनका भविष्य कैसे अच्छा हो, उनको मिथिला में ही रोजगार मिले, पूर्व की तरह हमारा मिथिला जो शिक्षा का केंद्र था पूरे विश्व में, पुनः कैसे बने। हम लोगों को 2 जूम की रोटी के लिए दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े, गाली नहीं सुनना पड़े। मिथिला का इतिहास जो रहा है, जो मिथिला है, अगर मिथिला शब्द का मंथन किया जाए अगर, तो मिथिला नाम ही अपने आप में एक अलग पहचान है। फिर भी क्या ऐसी नौबत आ गई कि सागर जैसे युवा को अपना जीवन दांव पे लगा करके और इस मिथिला के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? ये सबसे पहले मैं कह दूँ, ये मिथिला, ये शब्द कहाँ से आया, यह भी शास्त्रार्थ का विषय है। तो राजश्री निम्का पुत्र मिथि थे, और मिथि की उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई? तो उनकी उत्पत्ति मथ के हुई थी। जब मथ के उनकी उत्पत्ति हुई थी तो मिथि ने अपने नाम पे एक देश की स्थापना किया हुआ था, उस देश का नाम था मिथिला।
ऐतिहासिक प्रमाण है, पौराणिक प्रमाणे हैं उसकी। मिथिला एक राज्य नहीं था, मिथिला एक क्षेत्र नहीं था, मिथिला एक देश था जहाँ समृद्धि थी, जहाँ खुशहाली थी, जहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन है। आज आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, अगर ढंग से बाढ़ प्रबंधन हो जाए तो वो आज आपदा है अवसर के रूप में बदल जाएगा। वो मिथिला ऐसा मिथिला था, फिर आप सागर को उस मिथिला के इसलिए हो गया कि लड़ना हमारे पड़ा? जो पूर्वज थे, हम ज्यादा किसी पे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस इस पे बहुत ज्यादा आरोप लगाने में विश्वास हम नहीं रखते हैं। बहुत ज्यादा हम विश्वास इस बात में नहीं रखते हैं कि ओ लालू यादव का सरकार आया उसने ऐसे कर दिया, कांग्रेस का सरकार आया अभी एनडीए का सरकार है, ऐसी कुछ भी बातें नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जुल्मों को सहा, अपने साम्राज्य को अपने आंखों के सामने कायरता से ढहते हुए देखा। यही कारण है, अगर वो अपनी हक की लड़ाई लड़ते तो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था मिलती। हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे मेरे दादाजी के जनरेशन के लोग हों, चाहे मेरे पिताजी के जनरेशन के लोग हों, चाहे मेरे परदादाजी के जनरेशन के लोग हों, उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाइयां नहीं लड़ी, जिसका कारण है कि पूरे देश में नीति आयोग ने, वहां बैठने वाले लोगों ने एक साजिश के तहत सस्ता मजदूर जोन बना के रख दिया है मिथिला को, जानबूझ के। भाई जहां पानी नहीं है वहां कुशियार उग रहा है, चीनी मिलें चल रही हैं, देश का सबसे ज्यादा सब्सिडी वहां जा रहा है, और हमारे पास जो है सुबार से तबाही आ रही है। गजब है भाई। तो मिथिला का जो ये हाल हुआ, इसके जिम्मेदार आप अपने? हाँ, हम मिथिला का जो यह दयनीय हाल है उसके लिए हम जिम्मेवार मानते हैं। तो हम अपने पूर्वजों को मानते हैं जिन्होंने अपने हिस्सों की लड़ाइयां नहीं लड़ी। अगर हम लोग भी आज लड़ाई ना लड़े तो आने वाला जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं हम लोगों को गाली देगा कि भाई कैसी व्यवस्था दे दिया कि 18, 20 साल, 22 साल के हुए नहीं, दिल्ली बम्बई ट्रेन में आलू का भोड़ा जैसे भर भर के हम लोगों को जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी जो वर्तमान अगर संघर्ष की बात करें, जो समाज के लिए आवाज़ उठाने की बात करें, तो आपके जैसे युवा तो दिखते नहीं है समाज में जो समाज के लिए काम कर रहा हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो बस दिखते हैं किसी पार्टी का, ये कहते हैं कि कोई ब्लेम लगाते हैं कि लालू यादव ने बिहार को लूट लिया, कोई कहता है कि मिथिला को लालू यादव ने लूट लिया। एक चीज हम कह देते हैं आपको, फिर नीतीश को ब्लेम लगाता है कि नीतीश ने। फालतू चीजें हैं, फालतू चीजें हैं। अब नीतीश कुमार को किसने बनाया है भाई? अभी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब विधायकों की संख्या देखिएगा तो सबसे कम संख्या उन्हीं का है, और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहाँ से हैं मुख्यमंत्री? इसी दरभंगा मधुबनी से है ना। 10 सालों से यह जो सरकार है हम पे लाठियां चलवा रही है, हमको जेल भेज रहा है। क्यों? क्योंकि हम चीनी मिल की बात करते हैं, जूट मिल की बात करते हैं, पेपर मिल और सूता मिल की बात करते हैं, बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी समाधान की बात करते हैं। क्या इसके लिए हम पे लाठियां चल रही है, हमको जेल भेजा जा रहा है? मेरे ऊपर 12 फर्जी मुकदमाएं सरकार ने किया है। जिस दरभंगा में आप बैठे हुए हैं, इस दरभंगा शहर के जितने भी थाने हैं, अलग अलग थानों में मेरे ऊपर 12 FIR है, क्योंकि मैंने उन मुद्दों के लिए लड़ाइयां लड़ा। क्या यह मेरी गलती है, गुनाह है? और बावजूद उसके मैं चिल्ला के कह रहा हूं। और नौजवानों को दोष मत दीजिए। नौजवान जो है वह मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादियों का लीड है। वो जाति पात धर्म का भेद मिटा के आज आपको इस जिला में हजारों ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जो कुछ नहीं है, जो मिथिलावादी हैं। और यही मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो संघर्ष रहा है 10 सालों का, उसका यही परिणाम है। ये कौन लोग हैं जो इस क्षेत्र के मुद्दा को उठाने वाले नौजवानों पे FIR करवाता है, जेल भेजता है, फिर भी दरभंगा मधुबनी में 18 विधायक उसी एनडीए को दे देते हैं। यही मेरा कहना है कि अगर वो समय लगेगा। देखिए, वो समय लगेगा जब जनरेशन बदलेगा। मैं तो लालू यादव का जंगल राज देखा नहीं हूं। अब मोदी जी आते हैं कहते हैं लालू जी का जंगल राज, नीतीश जी आते हैं कहते हैं लालू जी का जंगल राज। हो सकता है मेरे पिताजी, मेरे दादाजी लोग देखे होंगे, वो प्रताड़ित होंगे, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन नौजवान पीढ़ी को उसी जंगल राज का डर दिखा के वोट लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री बना जा रहा है, और लोग भी उस पर वोट दे रहे हैं, जबकि उनके पास बाढ़ सुखाड़, पलायन, चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों का जो है सो दयनीय हालात, ये तमाम मुद्दे हैं। बावजूद जंगल राज के नाम पे वोट दिया जा रहा है। तो जब जनरेशन का जो गैप है, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो दादाजी हैं, जब हम लोग समाज में नेतृत्व की स्थिति में आएंगे, और वो समय आ गया है जब मिथिला का नौजवान अपने समाज में, अपने परिवार में नेतृत्व की स्थिति में आएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो यह क्षेत्र है, वह क्षेत्र पुनः समृद्धि के शिखर को छुएगी। अच्छा, सागर अभी संघर्ष कर रहा है, संघर्ष किया और सागर ने एक उपलब्धि भी हासिल किया।
तो इस संघर्ष में सागर ने क्या ऐसी चीज़ें देखा जो हर नौजवान को सीखना चाहिए, और नौजवान राजनीति में आने से पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप वर्तमान में जिस सागर को देख रहे हैं उसके पीछे का संघर्ष क्या है, उसका अवलोकन भी आपको करना चाहिए। ये मत आप देखिए कि वर्तमान में हमारा जो सांगठनिक कार्यालय है एकदम टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, सोफ़ा वोफ़ा लगा हुआ है, एकदम जो है सो पीसी वीसी रखा हुआ है, सोने के लिए प्रॉपर बेड वगैरह है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 बाई 10 के एक कमरे से हुई थी, और जिसका छत्र मामूली हमको लगता है 10 फीट ऊपर था, वो भी चदरा का हुआ करता था। याद है मुझे, एक गैस जो होता है वो 10 लीटर वाला, उसके ऊपर में एक चूल्हा रहता था, एक बार में दाल बनाते थे, एक बार में सब्जी बनाते थे। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, हम लोग साइकिल से मिथिला घूमते थे। तो संघर्ष की शुरुआत वहाँ से हुई है। आज आप आ रहे हैं, यह तो संघर्ष 10 सालों का है। आज आप आ रहे हैं तो आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, एकदम प्रॉपर वे में किचन मिल रहा है, डाइनिंग एरिया मिल रहा है, वेस्टर्न और नॉर्मल बाथरूम आपको मिल रहा है। तो एक्चुअली में वो संघर्ष का नतीजा है कि आज यह विचार इस स्तर पे पहुंचा है। लेकिन ठीक है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह व्यवस्था मिला है, और आप मिथिलावाद के माध्यम से मिथिलावादी राजनीतिक पाठशाला में नामांकन लेके अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक संघर्ष की दास्तां है, और संघर्ष ही एक ऐसा माध्यम है, आत्मविश्वास ही एक ऐसा गहना है जिसको पहन के आप राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से सफल हो सकते हैं। पद प्राप्ति आपकी उद्देश्य नहीं होनी चाहिए, त्याग का भावना सदैव आपके हृदय में रहना चाहिए। हम जिला परिषद बन गए, ठीक है, विधायक बन गए, सांसद बन गए, हम इसलिए तो नहीं बने थे ना, हम तो बने थे मिथिला बदलने के लिए। हाँ, यह सब माध्यम है, यह सब रास्ता है, और यह सब उद्देश्य रास्ते में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है मिथिला में बदलाव हो, वो तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर 10 सालों से गांव गलियों में भटक रहे हैं, महानगरों में जाके पलायित नौजवानों को, पलायित अपने मैथिल समाज को जगा रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य वह है। और अपने मूल उद्देश्य के प्रति सदैव सजग रहना, सतर्क रहना, और पद प्राप्ति के बाद उन मूल उद्देश्यों को भूल जाना कहीं से भी उचित नहीं है। मूल उद्देश्य के प्रति आप गंभीर रहें, और इस बात के लिए तैयार रहें कि संघर्ष जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन संघर्ष लंबा होने के बाद उसका जो फल होता है बहुत सुकूनदायक होता है। वो सुकून अंबानी और अडानी हासिल नहीं कर सकता है अपने करोड़ों के महल में, जितना सुकून एक सांगठनिक कार्यालय पे भात और दाल चोखा में मिलता है, वह सुकून उसको नहीं मिल सकता है। तो आपको यह तय करना होगा कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं या सामाजिक जीवन में आ रहे हैं, माध्यम कुछ भी हो, लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य है, मूल चीज़ें हैं, मतलब एक बदलाव, जिस उद्देश्य को लेके आप आ रहे हैं उससे आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और उसके प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, देश का जब आप राजनीतिक क्रम जो चला है 47 के बाद, जो आज़ादी मिली है, उसके बाद जो चला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसमें सब्र है, और जो अपने मुद्दों के प्रति सजग है, निश्चित रूप से इस जनता ने सबों को अवसर दिया है, आपको भी देगा। सागर के लिए मिथिला का मेन जो मुद्दा है क्या है? मिथिला क्या, मतलब क्या बदलना चाह रहा है मिथिला में? देखिए, बदलना कुछ नहीं चाह रहे। मेरा मूल मुद्दा है और विशुद्ध मुद्दा है कि मिथिला के बल पर जो सरकारें दिल्ली और पटना में चल रही है, अब हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। हम जो 8 करोड़ मैथिल हैं, हम जो वोट बैंक हैं, उस आधार पे हमको अब राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। हमारा नेतृत्व करने वाला, भाई हम किसको वोट दे रहे हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल को दे रहे हैं। उसका नेतृत्व करने वाला कौन है? गंगा के उस पार का है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का बिहार में नेतृत्व करने वाला कौन है? गंगा के उस पार का है। आप देख लीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर है, कहाँ कोई मिथिला का है? जबकि सत्ता कहाँ से चल रहा है? तो मिथिला से चल रहा है। वोट हमारा लोगे, नेतृत्व गंगा के उस पार का आदमी करेगा, यह नहीं चलेगा। मिथिला के लोगों को अब राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहां मिथिला, मैथिली और मैथिलित्व की बात करने वाले लोग बैठना चाहिए, जो वहां जाके यहाँ के लोगों के दुख और दर्द को बयां कर सके, उसके निवारण के लिए प्रयास कर सके। चूंकि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना किसी भी क्षेत्र में
कोई कायाकल्प करना जो है सो उचित मतलब संभव ही नहीं है। आपको लोकतंत्र में, चूंकि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जो मूड़ियां होती हैं वह बल होता है, और उस बल पे जब आपको वोट जो है वो जनता की ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर जब सदन में आप जाइएगा, जब जहां नीति निर्धारण होता है पटना में, जहां नीति निर्धारण होता है दिल्ली में, जहां आपके लोग जाएंगे, आपके दुख और दर्द को समझने वाले लोग जाएंगे। आज भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसके नाम पे जा रहे हैं? जो जा रहे हैं उनका वजूद क्या है? क्या उनमें यह हिम्मत है कि पार्टी लाइन से हटकर मिथिला मैथिली पे कुछ बोल दें? क्या उनका हिम्मत है कि किसी भी मुद्दे पर पार्टी से हटकर स्टैंड ले ले? संभव ही नहीं है। कभी मां जानकी का अपमान होता है, कभी मिथिला का अपमान होता है, कभी मिथिला राज्य पे तंज कसा जाता है, बहुत कुछ होता है, सब लोग सहते रहते हैं। आपने कहा कि मैथिल को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में अगर विधायक और सांसद की बात करें तो अभी तो मैथिल ही है, तो फिर वही तो हम कह रहे हैं भैया, वही तो हम कह रहे हैं जी, वही तो हम कह रहे हैं। क्या उन विधायकों में, उन सांसदों में ये हिम्मत है कि मिथिला राज्य की मांग सदन के पटल पे रख सके? क्या उन्होंने कभी मैथिली भाषा को, मैथिली भाषा राजकाज की भाषा हो, उस पे उन्होंने क्या सदन के पटल पे मांग रखा? भाई डरते हैं, मुझे पता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई वजूद नहीं है, वो उस पार्टी के दम पे जीतते हैं। आप मैथिली भाषा की बात करते हैं, अभी मैं दरभंगा में बैठा हूँ, अगर दरभंगा रेलवे स्टेशन पे उतरा जाए और वहाँ पे रिक्शा वाले भी हिंदी में बात करते हैं, तो एक भाषा अगर किसी क्षेत्र का है तो सबसे पहले तो आपको उसको समृद्ध बनाना पड़ेगा या खुद से उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो आप में कमी है, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया, इसका परिणाम है कि हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम आने वाले भविष्य को ठीक करेंगे, किसी भी पार्टी के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह है, दरभंगा में भी तो वही लोग रह रहे हैं जो मिथिला के लोग हैं, लेकिन यहाँ हिंदी बोली जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर यह कौन लोग कर रहे हैं? किसने किया है? अभी तो हम लोग सत्ता में नहीं है ना भाई, सत्ता में कौन लोग हैं या कौन लोग रहे हैं? क्या उन्होंने कभी मैथिली को सम्मान दिया? आए दिन आकाशवाणी दरभंगा में मैथिली कार्यक्रम को बंद करने की बात चल रही है, कौन कर रहा है ये सब? क्या मैथिली कैसे संवर्धित हो, मैथिली लोग कैसे बोले, मैथिली में लोगों को कैसे रोजगार मिले या रोजगार सृजन का भाषा मैथिली हो? मैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं, शायद कुछ लोग देखे या ना देखे, मैं बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं कि चाहे मैथिली चूंकि संवैधानिक भाषा है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, हमको ऐसे सैकड़ों नौजवान मिल रहे हैं जो मैथिली भाषा के माध्यम से अपना कैरियर बना रहे हैं। यह भी आपको एक तरफ देखना चाहिए। बात रही दरभंगा में आप उतरते हैं, कोई मैथिली नहीं बोलता है, तो यही लोग हैं, साजिश करते हैं, भाषा की कोई प्राथमिकताएं नहीं है। सदन में जब ये लोग, ये विधायक सांसद जाते हैं, बोलेंगे तो अनुकरण करेगा। अब लोग फैशन बना दिए हैं। अब कहीं ना कहीं मैथिलों में भी दिक्कत है। सब लोगों को चाहिए कि इसके प्रति जागरूक हो। मायक भाषा थिक मातृभाषा मिथिला मैथिली हमर महान, जागू जागू मैथिल जागू नहीं तो मिट जायत पहचान, जागू जागू मैथिल जागू नहीं तो मिट जायत पहचान। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब राजनीतिक हिस्सेदारी तय होगी, चीजें तय होगी। अब देखिए ना, सरकार होर्डिंग्स लगा रही है, क्या मैथिली संवैधानिक भाषा नहीं है क्या? भोजपुरी में आप होर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है, आप आम जनता को दोष दे रहे हैं, ये सही बात है, आम जनता सजग नहीं है। आप भी मैथिल होके हिंदी में जो है सो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। मेरी मजबूरियां जो है, अगर मैं इस पॉडकास्ट को मैथिल देख रहे हैं और मिथिला से बाहर के लोग देख रहे हैं, तो मेरा मेन जो मकसद है, अगर मैं मिथिला के लोगों का पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं मिथिला के बातों को आगे पहुंचाने का काम कर रहा हूं। नहीं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि लोग जाने हमारे मिथिला को। नहीं, सराहनीय है और आपके इस पहल का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सराहना करते हैं। और हम चाहेंगे कि एक मैथिल नौजवान जो अपने मिथिला के संस्कृति को, मिथिला के राजनीतिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ को, मिथिला से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को बृहद पैमाने पे देश ही नहीं वरन विश्व के पटल पे हिंदी भाषा के माध्यम से रखने जा रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैथिल होने के नाते हम सबों की यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करें। बहुत लोगों को, भोजपुरी वाले को खूब सपोर्ट करते हैं, सबको करते हैं, हम लोग देख रहे हैं भैया।
ऐसा लोगों को आगे बढ़ाइए। क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, हम खास करके मैथिलों से आग्रह कर रहे हैं, और मैथिल सबसे आग्रह कर रहल छी कि एकटा मैथिल जे अपन मिथिला के विश्व पटल पर आना चाहे छथि, ओहि पर एकटा लाइक करो में, शेयर करो में, सब्सक्राइब करो में की जाइ छै। अगर एकटा मजबूत चैनल हमरा सबके भेटत मिथिला मैथिली के नाम पर, तो कतौ ने कतौ हमरो अहाँ के बात के जे छै से गंभीरता से लोग सुनत, सरकारों गंभीरता से लेत, तो एहि पर प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, बहुत सराहनीय पहल है आपका। तो सागर जी, अभी तक आपका संघर्ष जो हुआ है उसमें मिथिला के लिए क्या उपलब्धि ऐसा है जो आप लोगों ने 10 साल का संघर्ष, सागर का 10 साल का देखिए, अब सत्ता नौजवान में तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन मुझे याद है कि दरभंगा एयरपोर्ट, इस मुद्दा को लेकर हम लोगों ने, मिथिलावादियों ने दर्जनों बार पूरे देश में ट्विटर ट्रेंड चलाया और एक एक नंबर पे एक एक घंटा के लिए रहा। अब श्रेय तो लोग हमें देंगे नहीं, श्रेय तो लोग, सरकार में हम नहीं हैं। हमने लाठियां खाई इस दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, हम जेल गए, 14 दिन हम साथ साथी जाके जेल में रहे हुए थे। तो मिथिला आज जो एयरपोर्ट देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सरकार दे दी है तो कोई बहुत बड़ा उपकार कर दी है। हमारे मिथिला नरेश के पास अपना प्राइवेट जो है सो एयरपोर्ट था। तो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे एम्स के मुद्दे पर गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना हो, या दबाव समूह के रूप में काम करके सरकार पे दबाव बनाना हो, आम लोगों को जागरूक करना हो, इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया है। मिथिला विश्वविद्यालय की बात आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं जो छात्र दलालों के चक्कर में पड़ते थे, जिनका काम नहीं होता था, लोग नहीं सुनते थे, कहीं ना कहीं व्यवस्था में बदलाव आई है और छात्रों को यह एहसास होता है कि मिथिलावादियों के होने से बदलाव हुआ है। चाहे बाढ़ सुखाड़ की बात हो, लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठाए हैं और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आकर कोई ना कोई सकारात्मक पहल कर रही है। चाहे हम लोग बराबर बात करते थे कि पटना में अगर गंगा है तो मरीन ड्राइव बनेगा, हमारे यहाँ सिमरिया है तो कुछ नहीं होगा। तो आज देखिए वहाँ थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ है। जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं और दबाव समूह के रूप में काम करते हैं तो निश्चित रूप से 10 सालों में जो यह उपलब्धि है हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो हम लोग आवाज़ उठाएं, सब कुछ किया। अब क्रेडिट जिनको लेना है ले भैया, हम लोगों को क्या मतलब है, लेकिन कुछ ना कुछ कायाकल्प जरूर हुआ। हम लोगों का ऐसा मानना है कि यह जो तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, चाहे तारामंडल की बात हो, यह तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भूमिका है। गिलहरी प्रयास ही समझे वही है। तो जितने भी आपने उपलब्धि गिनवाया है उसमें कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि हम क्रेडिट के होड़ में नहीं लगते हैं। नहीं, क्रेडिट के होड़ में भी देखिए, हम लोगों का मूल उद्देश्य ही है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्या है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जब गठन हुआ था तो राजनीतिक उद्देश्य हम लोगों का नहीं था। हम लोगों का उद्देश्य था, जब राजनीति शास्त्र का आप अध्ययन कीजिएगा तो संगठनों का जो समूह होता है उसका अपना एक दायरा बना हुआ रहता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन था, उसका जो सांगठनिक संरचनाएं थी, उसका काम ही था दबाव समूह वाला। और दबाव समूह का मतलब ये होता है कि जो सत्ता में पार्टियां हैं, जो भी सत्ता है, उसके ऊपर दबाव बना के आप अपने उद्देश्यों की जो है सुपूर्ति कैसे करते हैं, अपने उद्देश्य को सरजमीन पर कैसे लाते हैं। अब हम लोगों की राजनीतिक पार्टियां हैं, अब हम लोग जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। इसलिए लगा कि दबाव समूह से राजनीतिक पार्टियां बननी चाहिए, चूंकि यह एम्स अभी तक बन जाना चाहिए। ये आज से आवाज़ नहीं उठा रहे, 2015 से हम लोगों की मांग है। आज दरभंगा एयरपोर्ट ढंग से संचालित नहीं है, ठंड में रात में विमानें नहीं उतरती है। तो बहुत विलंब से हुआ है, जो कुछ हुआ भी है वो बहुत विलंब से हुआ है। अगर कहीं ना कहीं मिथिलावादी नौजवान एक दो भी आज सदन में रहते, चाहे दिल्ली में या चाहे पटना में, तो आज स्थितियां अलग होती। आज भी हम लोगों का मांग है चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, रोजगार का सृजन यहाँ पे हो, बाढ़ प्रबंधन ढंग से हो। आज यहाँ खेती लगभग शून्य हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग दिल्ली बम्बई जाके मजदूरी कर रहे हैं। वही मजदूर पंजाब के खेतों में जाके कटाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, लेकिन मिथिला में लोगों को मजदूर नहीं मिल रहा है। तो ये स्थितियां हैं। पुनः मिथिला समृद्ध हो, कृषि आधारित क्षेत्र रहा है। कृषि में सबसे ज़्यादा नकदी फसल वाला खेती होता है गन्ना। आज आप जाइए, आपको याद होगा जब आप गांव जाते थे तो पहले पूरा गन्ना एकदम कुशियार लगा हुआ रहता था। आज आपको छठ पर्व में जो कुशियार की आवश्यकता होती है तो बहुत बड़े बड़े जमींदार आज मार्केट से खरीद के लाते हैं, और बाहरी राज्य हम लोगों को ईख देता है, कुशियार देता है, और उससे हम लोग जाके छठ पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न चिन्ह तो है ही। हमारी जो सभ्यताएँ हैं, संस्कृतियाँ हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। तो यह लड़ाई
लड़ाई जो है हम लोगों की अस्तित्व की लड़ाई है, और इस लड़ाई का जो मूल सार है, तत्व है, उन्मिलन है। चूंकि हम लोग लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में कोई भी समाज हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जब उस क्षेत्र की समस्याओं से जानकार होगा, उन समस्याओं का जानकार होगा, उस समस्याओं को जीता हुआ रहेगा, उस जीता हो, तो मतलब वही लोग जाके कुछ कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, भीड़ है, चल रहा है, राजनीतिक लड़ाई है। अभी आपने कहा कि कृषि हमारा कृषि प्रधान था क्षेत्र, लेकिन अब कृषि खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन मिथिला का जो अगर संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो हम लोग भी देखते हैं, और मिथिला से हम भी आते हैं, तो मखाना जो है हमारा कृषि में सबसे महत्वपूर्ण माना गया, और अभी सरकार ने उसके लिए कुछ फंड वगैरह कुछ दिया है। तो क्या लगता है आपको, इससे मिथिला मखाना का कुछ कायाकल्प होने वाला है? देखिए, चाहे बात मिथिला मखाना की हो, उसके जीआई टैग के लिए कौन लड़ा था? यह जो सरकार है, केंद्र और राज्य में बैठी हुई सरकार है, उसको तो बिहारी मखाना घोषित करने में लगी हुई थी। भाई, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका उपज मेरे यहाँ मिथिला क्षेत्र में सब कुछ, तो हम मिथिलावादियों ने लड़ाइयाँ लड़ी उसके लिए कि भाई इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है उसके दृष्टिकोण से मिथिला मखाना नाम से ही जीआई टैग होना चाहिए। और आज सरकार उसके नाम पे कुछ कुछ दे रही है। क्या दे रही है? ग्राउंड में जाइए, देखिए क्या दे रही है, क्या हो गया है। आज भी मिथिला का हजारों बीघा खेत, जिसको चौड़ चांचड़ कहते हैं, जिसमें बहुत बेहतर ढंग से मखाने की खेती हो सकती है अपेक्षाकृत। तो अगर चावल करते हैं, या चावल ही कर सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं चौड़ चांचड़ में। लेकिन अगर ढंग से आज भी आप जाके भ्रमण कीजिए, देखिए, लोगों को दिखाइए कि आज अगर सरकार सजग हो जाए, फंड दे देने से, पैसा दे देने से, अब उसको लूट खसोट जो है सो कागजों में, फाइलों में, अभिलेखों में पैसा का बंटवारा हो जाए, मिथिला मखाना जो है सो अंतर्राष्ट्रीय ये हो जाए, उपज ये हो जाए। अब जब मखाना की बात की है तो माछ की बात कर लीजिए। पान, माछ, मखान, ये तीनों मिथिला के पहचान कहा जाता था ऐसा। आज मछली का क्या स्थिति है, प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? संजय बाबू जाके बड़का फेंकते हैं सदन के अंदर में, ललन सिंह जो हैं ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। आज मैथिल लोग बंगाल से आने वाले मछलियों को खाने को मजबूर हैं। सच्चाई बता रहे हैं, कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ कर देने से कुछ नहीं होता है। जमीन पे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये तमाम जो पैसे आए हैं वो अभिलेखों में संधारित हो जाएगा, हिस्सेदारी बट जाएगी। कृषि मंत्री साहब आएंगे, एकदम क्रीच लगा हुआ जो है सो एकदम कुर्ता पैजामा धोती या कुर्ता पहन के जाएंगे, फोटो शूट करवाएंगे, फिर चल देंगे। उनको क्या पता है भाई नवादा के चौर में जमीन की क्या हालात है। देखिए कि जैसा कि हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि शिवराज सिंह चौहान, अरे भाई शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, दरभंगा आए, एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, चमचमाता हुआ क्रीच वाला एकदम उजड़ा कुर्ता और धोती देके घुस गए। उनके पीछे पीछे मजबूरी हुआ, सांसद महोदय भी घुस गए, विधायक महोदय भी घुस गए, फोटो शूट हुआ, फोटो सेशन बढ़िया है। भाई जाइए नवादा के चौर में, जाइए ना बिरौल के चौर में, जाइए ना कुशेश्वर स्थान के चौर में, क्या स्थिति है, जमीन की क्या हालात है देखिएगा। आपका मखाना अनुसंधान केंद्र क्या कर रहा है, क्या रिपोर्ट दिया है? रिपोर्ट पेश हुआ है, हम लोगों के बीच गया है। अनुसंधान केंद्र में जो पैसा आया है, क्या स्थिति है, नहीं है, क्षेत्रवार, प्रखंडवार देना। तो इस सरकार सत्ता से ये सवाल पूछेगा कौन? सत्ता से सवाल पूछेगा कौन? सत्ता से सवाल तो बारंबार पूछा जा रहा है। यह सत्ता है जो सुनने को तैयार नहीं है। उसीलिए तो हम बार बार बात करते हैं, यह सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो कुंभकर्णीय निंद्रा में सोए हुए हैं। कोई भी डफली बजाइए, राग बजाइए, सहनाई बजाइए, इनकलाब जिंदाबाद कीजिए, ये लोग बहरे लोग हैं, सुनाई कहां देता है। इनको सुनाई तब देगा जब मिथिला के लोग, इन तमाम समस्याओं को जीने वाले लोग, समझने वाले लोग, नजदीक से देखने वाले लोग जब बिहार विधानसभा में जाएंगे और एक भी शेर जाएगा और वहां जाके मजबूती से इस बात को रखेगा, इस दर्द को बयां करेगा, तो पूरे मिथिलावासी को लगेगा कि यह किसी विधायक का दर्द नहीं है, 8 करोड़ मिथिलावासी का दर्द है। तब यह सरकार सुनेगी। तो मैं अपील करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, नौजवान साथी से अपील करता हूं, हमारे आपके पूर्वज तो कोई जो है सो आरजेडी का, तो कोई जो है सो मान के चलिए भाजपा का झंडा लेके ढो रहे हैं, मरते दम तक जो है सो कमलवे पे, ललटेनवे पे वोट देंगे, हथवे पे वोट देंगे। भाई भविष्य हमारा आपका खराब हो रहा है। वो लोग तो जीवन जी लिए, अभी भी बैठ के ताश खेलते रहते हैं गांव घर में, बुरा मत मानिएगा।
और जो लोग हैं और दिल्ली बंबई में खट रहे हैं, दिल्ली बंबई में खटते हैं, पैसा कमाते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, जय तेजस्वी, फल्ला चिल्ला। तो भाई नौजवान साथी, हम लोगों का जो आगामी समय है, हम यह कह रहे हैं कि 2 जून की रोटी के लिए पलायन नहीं करना चाहिए। पलायन हो क्यों नहीं होगा भाई? अब पंजाब का लोग जाएगा अमेरिका, गुजरात का लोग जाएगा अमेरिका, हम लोग जाए दिल्ली मुंबई, ऐसे कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। नौजवानों को जगने की आवश्यकता है, नौजवान जगे। मिथिलावादी पार्टी जो राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रही है, इस लड़ाई में आप जहां हैं, तन से हो, मन से हो, धन से हो, आप सहयोग करें। एक मिथिलावादी को विधानसभा या लोकसभा भेज कर देखिए, आपको लगेगा कि आप जिस समस्या को रोज जीते हैं उसके लिए क्या से क्या कर देता है। तो इस विश्वास को जीतने के लिए समाज में इस विश्वास को जीतना पड़ेगा निश्चित रूप तो से। इसके लिए क्या कार्य प्रणाली आप लोगों ने, क्या रूट मैप तैयार किया हुआ है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम चाहें तो किसी भी आपके कल्पना से परे होगा। आज हमारे पास ऑफर है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर है, क्योंकि उनकी नींद हराम हो चुकी है। आज महागठबंधन की तरफ से हम लोगों को ऑफर है। अगर सत्ता प्राप्ति हम लोगों का उद्देश्य हो तो हम लोग गठबंधन करके हमारा 2-4 गो विधायक बन सकता है, हम जीत सकते हैं, हम उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ हमारा संघर्ष की शुरुआत हुई थी, वो उद्देश्य पीछे ना रहे, उसके लिए हम लोग बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है लोगों का समर्थन नहीं मिला, बहुत सीमित संसाधन में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा नेता है, करोड़पति है, फंड दे रहा है, कुछ दे रहा है। अगर हमारे कार्यालय पे भोजन की बात आती है तो आज भी हम लोगों को व्यवस्था करने के लिए सोचना पड़ता है। तो यह कुछ मैथिलों पे भी कुछ छोड़ देते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेवारी है कि भाई यह नौजवानों का टोली जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, बहुत दिनों तक देखें, आज़ादी के बाद 20-25 साल तक कांग्रेस को देखें, फिर लालू जी को देखें, अभी वर्तमान में 20-25 साल से एनडीए को देख रहे हैं। कितना देखिएगा, कितना क्या कीजिएगा, 75 साल बीत गया, पूरा भारत अमृत काल में जा रहा है। सच्चाई तो यही है कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब ही जो है सो अमृत काल में प्रवेश किया है, और हरियाणा ही। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो बहुत पीछे हैं। 75 साल देख लिए, तमाम पार्टियों को वोट दिए, सब लोगों को वोट दिए, लेकिन आज भी आपके गांव के अस्पताल में आपका जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होगा वहां एएनएम नहीं बैठती है। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है साथियों कि आपका जो अनुमंडलीय अस्पताल है वहां जब आप जाइएगा तो एक प्रसव पीड़िता का ऑपरेशन भी ढंग से नहीं होता है, जबकि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वहां बने हुए हैं, लेकिन उसमें उनका इलाज नहीं होता है, उनका प्लास्टर नहीं होता है। और वही उस अनुमंडलीय अस्पताल के बगल में एक करकट के मकान में वो तमाम सुविधाएं दी जा रही है। आज भी आपके डीएमसीएच का क्या हालात है, जिस पे पूरा मिथिला निर्भर है। यह समस्या है और इस समस्या से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आज भी आपके जो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में लोग तो साइंस की डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन आज भी प्रयोगशाला नहीं है, आज भी क्लास नहीं चलता है, वो डिग्री किसी काम का नहीं होता है। इस सच्चाई से आप पीछे नहीं भाग सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है वह बाढ़ पीड़ित है। पानी इतना आ जाता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र सूख जाता है। आज आप कृषि, आपका रोजगार नहीं रहा है। नौजवान साथी, किसी को कहिए कि खेती कीजिए, वो खेती के लिए तैयार नहीं होगा। आखिर यह स्थिति क्यों हुई? जिस भी पहलू को आप देखिएगा उस पहलू में आपके साथ छलावा ही किया गया है। जागिए, 75 साल तक सबको देखें, अपनी माटी के सम्मान में अपनी पार्टी जो आपके लिए पहली बार आई है, मिथिलावादी पार्टी, जो केवल मिथिला की बात करती है, मैथिलों की बात करती है, उसको मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, रास्ता दिखाइए, तन से हो, मन से हो, धन से हो, और एक ऐसा विकल्प तैयार कीजिए जो आपके दुख को, दर्द को, आपके जो 75 सालों में जो समस्याएं और गहराती जा रही है, उसको जाके सदन के पटल पे उठाए। सागर आम पब्लिक की बात करती है, आम जनता की बात करती है। सागर एक जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद है, और जिला परिषद का मतलब अगर बिहार में देखा जाए तो एक मिनी विधायक का दर्जा मिलता है उसको। मिनी विधायक रहते हुए जब सागर को 4 महीने जेल में रहना पड़ता है, फिर आम लोगों को क्या झेलना पड़ता होगा? इस पे सागर क्या कहेंगे? वही तो बात मैं आम लोगों से कह रहा हूं। भाई आखिर मेरी क्या गलती है? फंड दे सरकार,
अब आप अपने बाप बाप करके जो है सो चेयरमैन बन गए, करोड़ों खर्चा करके वाइस चेयरमैन बन गए, कोई बोला हुआ था क्या कि बन जाइए और लूटिए पूरे जिला परिषद को? अरे भाई गजब की व्यवस्थाएं हैं, गजब की व्यवस्था है। मतलब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस व्यवस्था में आप जी रहे हैं। आम लोगों को नहीं पता चलता है। आम लोगों को लगता है जनप्रतिनिधि बना दिए, अब जो है सो कम्बा कैसे नहीं हुआ, अब मूरन उपनयन में भोज खाने काहे नहीं आए। आम लोगों का यही परसेप्शन रहता है, काम क्यों नहीं हुआ, मूरन उपनयन में भोज खाने के लिए क्यों नहीं आए, कोई मर गए तो उनके जो है सो जिज्ञासा में क्यों नहीं गए। और मिथिला की एक और खूबसूरती बताते हैं आपको कि अगर आपके गांव में किसी का देहांत होता है तभी विधायक और सांसद जी नजर आएंगे या कोई जनप्रतिनिधि नजर आएगा। अगर उनका दर्शन करना है तो आप इस बात के लिए इंतजार कीजिए कि आपके गांव में किसी का देहांत हो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र के विधायक जी हैं, अब लोगों की समस्या सुनने जाए ना जाएं, कहीं भोज होगा वो जाएंगे, कहीं उपनयन होगा मूरन होगा वो जाएंगे, और किसी का देहांत होगा तो बेचारा जिज्ञासा करने के लिए जाएंगे। तो समस्याएं यह है साथी कि लोगों की मानसिकता क्या है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या विधायक और सांसद आपने इसलिए चुना है कि आपके घर पे आके भोज खाएं, आपके घर में हो रहे पर्व त्योहार में आके चार चांद लगाएं? इसलिए खोजे थे, इसलिए बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि आपके यहाँ देहांत हो तो जो है सो फोटो खिंचवाने के लिए आ जाएं। लोगों को भी तय करना होगा जनप्रतिनिधि का क्या काम है। मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मुझे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च सदन भेजा गया जिला में, जहाँ पूरे जिला से 47 मेंबर जीत के आते हैं। अब चूंकि आपने मुझे जिला भेजा है, मैं जिस जिला परिषद में हूं, इस जिला का 29 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे कृषि पदाधिकारी हो, चाहे डीओ हो, कोई भी हो, मतलब जिला में जो आप जिला स्तरीय पदाधिकारी की सूची देख रहे हैं उसमें 29 पदाधिकारी हमारे जिला परिषद में आते हैं, 29 विभाग आता है। अब मेरा काम है इन पदाधिकारियों से वार्ता करके, संवाद करके, उनसे लड़ के अपने क्षेत्र में हम क्या कर पा रहे हैं। या अब लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई क्षेत्र में ही नहीं आते हैं, हाल चाल ही नहीं लेते हैं। तो लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम आपके दियात थोड़े ना है भाई, सौर संबंधी थोड़े ना है, कुटुंब थोड़े ना है। उपनयन का भोज है, तुम मेरा आना जरूरी ही है और शगुन में आना जरूरी ही है। भाई हमको जिला भेजे, आप जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम तो हमको करने दीजिए। तो समस्याएं केवल नेताओं में नहीं है, जनता में भी है, उनको भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और मैं यह सच्चाई बता रहा हूं, बाद बाकी जिला परिषद सदस्य मैं बना, दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 20 से 25 साल में मुझसे पहले जितने भी जिला परिषद सदस्य बने हों बिहार में, जब से चुनाव शुरू हुआ हो 2001 के बाद से, उन तमाम लोगों ने जितने रुपए की जो है सो काम और जितने रुपए की लागत से काम उन्होंने किया होगा उससे ज्यादा मैं काम किया। अब काम अच्छा है बुरा है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इससे पहले जितने भी जिला परिषद हुए और वो सब मिलके जितना का काम किए होंगे, जितने पैसे विकासात्मक कार्यों के लिए लाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा मैं काम किया हूं। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 30 से 40 विद्यालयों को बदला है। जहां बेंच डेस्क नहीं थी, लोग नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर थे, वहां बेंच डेस्क मैंने दिया है। और बात रही कि अब आप पूछे कि जेल का है चल गए, तो भाई हम तो हैं लड़ाकू आदमी, डरने वाले तो हैं नहीं। जब माई बाप से विद्रोह करके इस समर में कूद गए हैं तो फिर किससे डरना भैया। जब नीतीश कुमार के काफिले को रोक सकते हैं चीनी मिल के लिए तो क्या डर। मिसजज कर लिए पदाधिकारी, उनको लगा हम आईएएस हैं, डीडीसी हैं तो बहुत बड़ा तोप है। भाई पंचायती राज एक्ट कहता है कि जिन भी एजेंडा पे बैठक आहूत होती है, हम लोगों की जिला परिषद में एक बैठक थी, एजेंडावार था कि इन एजेंडा पे चर्चाएं होंगी, और पंचायती राज एक्ट कहता है कि जो एजेंडा है उस पे जो चर्चाएं हुई हैं, कार्यवाही पंजी में, प्रोसीडिंग रजिस्टर में, सदन के अंदर ही उसको संधारित किया जाएगा और बताया जाएगा कि आज इन मुद्दों पे बैठक थी जिन पे ये चर्चाएं हुई और उस पे ये निर्णय लिया गया। आपको जानकर क्षुब्धता होगी कि इतना बड़ा राज्य बिहार है, इतना बड़ा क्षेत्र मिथिला है, जहां हजारों जिला परिषद सदस्य हैं, हजारों मुखिया हैं, लाखों वार्ड मेंबर हैं, वहां
नियम कानून केवल पंचायती राज एक्ट बुक में ही रखा रह जाता है, वो धरातल पे कहीं से भी नहीं आता है। एक भी, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या ग्राम पंचायत का आम सभा हो, किसी भी सभा में प्रोसीडिंग रजिस्टर कार्रवाई पंजी पे उसमें क्या निर्णय लिया गया वो नहीं लिखा जाता है। मुखिया जी हैं, आम सभा दिखाने कर लिए, फोटो शूट करवा लिए, बाद में जाके अपने हिसाब से जो है सो लिखते हैं कि आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया भाई, जिसका चर्चा भी नहीं था। प्रमुख साहब हैं, पंचायत समिति का बैठक कर लिया और 1 महीना बाद प्रोसीडिंग निकला और अपने हिसाब से प्रोसीडिंग निकालते हैं। जिला परिषद है तो अपने हिसाब से प्रोसीडिंग निकलता है। मतलब व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और बहुत बड़ा लूप होल है इतने बड़े व्यवस्था में। पूरे पंचायती राज विभाग का जो व्यवस्था है उसमें नियम बन गया है कि मीटिंग आज होगी और 1 महीना बाद प्रोसीडिंग अपने सुविधा अनुसार निकाला जाएगा। हम लोग आवाज उठाएं, मैडम एक्ट तो यह कहता है, किताब तो यह कहती है, आप ऐसे कर रहे हैं, ये तो नहीं चलने देंगे। वो बोले नहीं ऐसे ही चलाएंगे। हम बोले ऐसे ही नहीं चलने देंगे ना, लोकतंत्र है ना, ऐसे कैसे चलने देंगे। वो उठ के जाने लगी। हम बोले मैडम जाने कैसे देंगे भाई, हम इस सदन के मेंबर हैं, आज बैठक थी, इन एजेंडाओं पे बैठक थी, क्या निर्णय हुआ आप बताइएगा ना, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है ना, बताइए क्या निर्णय लिया गया, बिना बताए चल दीजिएगा, ऐसे कैसे होगा भाई। सब लोग चुप रह सकते हैं, नवदिया नहीं चुप रह सकता या मिथिलावादी नहीं चुप रह सकता है। वो जाने लगी तो गेट था, गेट के आगे हम लेट गए। हमारे साथ और भी सम्मानित महिला जिला परिषद सदस्या भी थी, वो सब भी मेरे पीठ पे रहे। उधर से जाने लगी, हम गांधीवादी तरीके से लेट गए, बोले आपको जाना है तो आप हमको नांग के चल जाइए, वैसे हम नहीं जाने देंगे क्योंकि आप नियम विरुद्ध कार्य कर रही हैं। और लगभग 4 घंटा उनको बंधक बना के रखा गया। बंधक हम नहीं कहेंगे, अखबार सब निकाला हुआ था, डीडीसी को बनाया बंधक, ये किया वो किया, लेकिन हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे थे। फिर किसी न किसी तरीके से एक IAS चोरा के भाग गई, अपने चेंबर में भाग गई। वहां बाहर में हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किए। यहाँ के SDO आए, यहाँ के DSP आए, हम लोग पंचायती राज एक्ट दिखाएं कि भाई हम यह कह रहे हैं, कहाँ गलत कह रहे हैं, अगर हम गलत हैं तो आप जो सजा दें, नहीं तो कहिए मैडम को प्रोसीडिंग रजिस्टर में अभी क्या क्या निर्णय लिया गया वो संधारित कर, 1 महीना बाद निर्णय लेगी अपने सुविधा अनुसार। यही तमाम प्रकरण हुआ था। चूंकि वो IAS थी, हम लोग एक बेचारे निमूधन जिला परिषद सदस्य थे, उठाया जेल में डाल दिया तो जेल में डाल दिया तो डाल दिया। मेरे लिए तो जेल जो है सो सबसे अच्छा जगह, सबसे अच्छा जगह है मेरे लिए जेल, क्योंकि वहां आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अपने आप को समय दे पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं। और वहां भी एक समाज है। अगर कोई गांव आप देखिएगा तो उस गांव की आबादी लगभग जो है सो एक छोटा सा अगर गांव ले ले तो उसकी आबादी 1000-2000 होगी। उसी तरीके से उसमें भी रहते हैं। तो आप अपने गांव में रहते हैं तो अपने गांव के लोगों का सब कुछ मानसिकता जान रहे हैं, लेकिन जो जेल होता है उसमें पूरे जिला से ही नहीं, पूरे राज्य से लगभग 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोगों का अलग अलग मोहल्ला बना हुआ होता है जिसको वार्ड कहा जाता है। तो इतने लोगों को समझने का, परखने का, जानने का, सुनने का और उनकी मानसिकता क्या है उसको समझने का जो है सो अवसर मिलता है। तो सबसे अच्छा जगह जेल है। स्वाध्ययन कीजिए, कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, रहिए जेल में। सत्ता का काम क्या है? आज़ादी से पहले भी सत्ता को जब डर होता था तो वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी सिपाही थे उनको जेल भेजते थे। अब तो लोकतंत्र हो गया है, अब कुछ ऐसा है नहीं तो फांसियों पे लटका देता। उस समय नहीं था लोकतंत्र तो फांसी पे लटकाया जाता था। यही बस मसला है, इसीलिए हम लोगों को जेल जाना पड़ा। मसला क्या है? हम बोले भाई बहुत हिस्सा बराबर करो। सभी जिला परिषद सदस्य जीत के आए हैं, सभी जीत के आए हैं। क्या होता है चेयरमैन, क्या होता है आम सदस्य, सब में सबको बराबरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाई 50,000 आबादी का तुम भी नेतृत्व करते हो, हम भी करते हैं। तुम लोग 1 करोड़ का योजना तो हमको भी 1 करोड़ का मिलना चाहिए। तो हम अब 1 करोड़ का मिलना चाहिए तो हम अपने घर पे थोड़े ना जाके बना लेंगे। हम तो जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है उसको कहीं ना कहीं जो भी और भी उम्मीदवार थे उसमें मैं सबसे बेहतर लगा होऊंगा, इसलिए उन्होंने चुन के भेजा। तो मैं जाके जनता को क्या जवाब दूंगा कि भाई बगल के क्षेत्र में जिला परिषद 1 करोड़ का योजना कर रहा है और हम आपके जिला परिषद सदस्य हैं, मेरे पास 10-20 लाख का भी योजना नहीं है। तो जनता के हित और अधिकार के रक्षार्थ हेतु हमने वहां आंदोलन किया, हम जेल गए, कोई गम नहीं है। 4 महीना हम जेल में रहे, लेकिन न्याय मिली। हाई कोर्ट ने उस फर्जी मुकदमे को खारिज किया
आज वह मुकदमा जो मेरे ऊपर हुआ था, जो झूठी गवाही दी गई थी, जिसमें बड़े बड़े IAS IPS लगे हुए थे, इस जिला के मिथिला क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े नेता डायरेक्ट इन्वॉल्व थे कि छोड़ना नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस फर्जी मुकदमे को क्वैश किया, मुकदमा खत्म हुआ और मैं निर्दोष होकर 4 महीना जेल रहा। कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात करता है, उसको 4 महीने जेल जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आम जो जनता है ये सवाल सत्ता से इसीलिए तो नहीं पूछती है कि हमको जेल में धकेल दिया जाएगा, हम पे डंडा बरसाया नहीं, जाएगा, लाठियां देखिए बरसाई सबसे बड़ी जाएगी। बात क्या है कि मैं जेल गया, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर भी है, जिला परिषद भी है, विधायक भी है और सांसद भी है। किसी भी दल के किसी लोगों ने नहीं बोला उस पर। शायद आम जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्यों जेल गया नहीं गया, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सच्चाई यही है साथी कि आज भी अगर आप थाना जाइएगा, अक्सर मैं जिला परिषद सदस्य हूँ और मुझे लगता है मैं जीतने के बाद ढंग से 5 बार भी अपने थाना पे नहीं गया हूँ। समस्या यह है कि आम लोग, आप लोग, नौजवान साथी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिना चढ़ावे का थाना में आपका कोई काम हो जाएगा। चढ़ावा देना ही पड़ेगा तब जाके आपका काम होगा। चाहे कैरेक्टर बनवाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, आपको चढ़ावा देना ही पड़ेगा। क्या यह सच्चाई नहीं है? अगर यह सच्चाई है तो क्या यह आपके लिए चुनावी मुद्दा है? नहीं है आपके लिए। आपके लिए चुनावी मुद्दा तो बड़का बड़का चेहरा वाले बन जाते हैं। लोगों को जगना पड़ेगा। और हम क्या प्रताड़ित होंगे? हम तो सक्षम थे। हम गए हाई कोर्ट में, मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमा हुआ, क्वेश्चन के लिए जो है सो पिटीशन डालें और माननीय न्यायालय ने देखा कि नहीं इसके साथ गलत हुआ है, मामला खत्म कर दिए। लेकिन इन बिहार के जेलों में, मिथिला के जेलों में हजारों ऐसे निर्दोष लोग हैं जो बिना गलती का सजा भुगत रहे हैं, लेकिन समाज फिर भी नहीं जग रहा है। थाना पुलिस के विरोध में बोलने का हिम्मत नहीं है। उन्हीं नेताओं को जिता रहा है जो नेता के संरक्षण में ये थाना प्रभारी जितने भी होते हैं वह महीना में करोड़ों का काला कारोबार करते हैं, आम मासूम लोगों को ठगते हैं, बिना चढ़ावे का कोई काम नहीं करते हैं। फिर भी आम लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं बन पाता है। यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। आम लोगों को सोचना चाहिए कि जो आपकी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और जो आपकी समस्या है वही आपका चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आम लोग तो त्रस्त हैं ही। जब जनप्रतिनिधि भाई जाके गलत मुकदमा में, कोई मुकदमा नहीं बनता है, कोई गलती मैंने नहीं किया, फिर भी 4 महीना जेल में मुझे रखा गया। हाई कोर्ट ने मुझे बेल दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये तमाम चीज वो नेता लोग करते हैं जिनको इस बात से डर होता है कि यह नौजवान आगे बढ़ जाएगा तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, और यह नौजवान अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम अपने बेटा को विधायक सांसद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यह नौजवानों का टोली, आम नौजवानों का टोली है जिनके ना बाप दादा विधायक हुए, न सांसद हुए, न मंत्री हुए। अगर यह लोग सदन में चला जाएगा तो आम गरीब लोगों का आवाज़ उठा देगा। यही डर उनको सताता है, अपनी सत्ता जाने का डर उनको सताता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहूँगा, नेताओं को क्या दोष दूँ। हम जो आम लोग हैं, हम जो नौजवान साथी हैं, उन नौजवान साथियों को सचेत और सजग होने की जरूरत है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चुनाव के समय वोट देने की जरूरत है। आपके लिए हर वक्त कौन लड़ता है इस विषय को जानना जरूरी है। आप एक चीज बताइए, इतने विधायक और सांसद हैं, वो सदन के अंदर में क्या प्रश्न उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, किसी को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। बहुत से बहुत टीवी में आप देखिएगा तो अगर बिहार विधानसभा है तो एनडीए और जदयू के विधायकगण नीतीश कुमार का जय जयकार लगाते हुए मिल जाएंगे। तेजस्वी जी के विधायक तेजस्वी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता साबित करने में लग जाएंगे। आम गरीब लोगों की आवाज़ कहाँ कोई सदन में उठाता है? और आम लोगों को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता है। नौजवान साथी गौर फरमाइएगा, क्या हमको या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि विधायक जी जिनको वोट देके हमने चुना, वो विधायक जी को तो चुनते नहीं है, उस पार्टी को चुनते हैं। हम लोग अपनी समस्या को ताक पे रख देते हैं, कोठी के कन्हा पे रख देते हैं, समस्या पे तो वोट डालते नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे, बाढ़ सुखाड़ पलायन पे, किसी पे वोट डालते नहीं हैं। चेहरा पे वोट डालते हैं, वो नीतीश बाबू हैं, वो लालू जी हैं, वो तेजस्वी जी हैं, वो मोदी जी हैं, उनको वोट देते हैं। वो बेचारे विधायक सांसद तो निरीह प्राणी,
उसको तो आप वोट देते नहीं है, पार्टी के आधार पे वोट देते हैं, लेकिन फिर भी वह जाता है तो क्या करता है, क्या यह आप जानने का कभी कोशिश किए कि विधानसभा का जब सदन चलता है, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का जब सदन चलता है तो नेता लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, क्षेत्र के लिए कितनी बार आवाज उठाए हैं, क्या किए हैं, नहीं किए हैं, ऐच्छिक योजना को क्या किए हैं, कभी हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग गया है कि विधायक जी जाएंगे, जीतेंगे, सड़क गली नली बन जाए, यही हमारे लिए बहुत है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक गुलाम हम लोगों को बनाया जा रहा है, हमारे माइंड को ऐसे मतलब कैप्चर कर लिया गया है कि हम उतना दूर तक सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके विधायक जी, आपके सांसद ढंग से सदन में उपस्थित भी नहीं होते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग भी नहीं लेते हैं। प्रश्न उठाना तो दूर की बात है, आपकी समस्याओं पर जो है सो प्रश्न करना तो दूर की बात है, ढंग से सदन की कार्रवाई में भी भाग नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो समस्याएं हैं जिससे हम नौजवान, हम समाज के लोग, हम मिथिला के लोग, अपने गांव के लोग हर दिन जूझते हैं, जिन समस्याओं से, चाहे राजस्व की बात हो, सीओ ऑफिस में दलाली की बात हो, मोटेशन के नाम पे पैसा लेने की बात हो, चाहे आय जातीय आवासीय के लिए जो है सो दौड़ने की बात हो, चाहे बीडीओ साहब की बात हो, या जो है सो एक दूसरे के बीच में 144 का मामला हो एसडीओ का, या जो है सो अन्न की बात हो, जो समस्या, जिस समस्या से हम लोग रोज जूझते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यह हम लोग नहीं सोचते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों को सोचना चाहिए। और जब हम लोग सोचेंगे तब एहसास होगा कि शायद अभी तक जिन लोगों को चुना है, गलत लोगों को चुना है। और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी समस्याओं को जानता हो और जाके उस पर प्रमुखता से। अब यह भी डर होता है ना कि हम बीडीओ सीओ के खिलाफ, अगर वो सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, उनकी भी मजबूरियां हैं भैया। सच्चाई यह है कि थाना प्रभारी या बीडीओ या सीओ विधायक का भी नहीं सुनता है। बिहार में लाल फीताशाही इतना हावी है, ये तमाम आईएएस आईपीएस के जो लॉबी हैं, यह सरकार को चला रहा है। जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है, जिला परिषद को तो छोड़िए, विधायकों का भी कोई सम्मान नहीं है, सांसदों का भी कोई सम्मान नहीं है। चूंकि लाल फीताशाही जो अफसरशाही है वह हावी है, और लोकतंत्र में लोगों का मत लेकर जो लोग लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, जब उनका नहीं सुना जा रहा है, चूंकि अब देखिएगा तो जाइए आप विधायक जी, सांसद जी के गांव के सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है, उनके गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका क्या हाल है, उनके गांव में जो सरकारी तालाब है उसका क्या हाल है, उनके अपने 10-20 बीघा जो खेत है उसकी क्या स्थिति है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक उनके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सागर, हमने बहुत सारी बातें की आपसे, मिथिला के विकास की बात कर लिया हमने, सारी चीज़ें, मिथिला क्यों पिछड़ा और आगे आपका विजन क्या है। वर्तमान में बिहार में एक शराबबंदी नाम का चीज़ है, और बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू हुई। आपका क्या विचार है इस पर, कितना सक्सेसफुल रहा है और क्या सरकार को फ़ायदा मिली है इन चीज़ों से, और क्या नुकसान हुआ है? एक युवा जो संघर्ष कर रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसका दो परिप्रेक्ष्य हो सकता है। पहला परिप्रेक्ष्य तो सामाजिक है, दूसरा राजनीतिक है, और उसमें उसका क्या दूरगामी प्रभाव हुआ है और वर्तमान में क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। देखिए, सामाजिक स्तर पे शराबबंदी से एक चेतना जरूर आई है। पहले लोग शराब पी के हो हंगामा करते, ऐसे ही यूं ही मिल जाते आपको सड़कों पे, परेशान करना, ये करना, वो करना, इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। अगर लोग आज के तिथि में शराब पी भी रहे हैं तो बड़े सतर्कता के साथ पी रहे हैं। वहीं दूसरा पहलू जब आप देखिएगा तो शराबबंदी नाम का चीज़ ही नहीं है। पहले तो ठेका रहता था, हम लोग देखे भी नहीं है ढंग से ठेका का, लेकिन पहले ठेका रहता था, लोग जाते थे, ठेका से लाना पड़ता था, शराब लाना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब तो आप घर बैठे जो चाहिए आपको मिल जाएगा। दूसरा, शराबबंदी पूर्ण रूपेण बिहार में फेल है। हाँ, अब सरकार अपनी पीठ जितना थपथपाना हो थपथपा ले। आज हजारों नहीं लाखों नौजवान शराब के गोरख धंधे में कूद चुके हैं। जब आप जेल जाइएगा, तमाम जेल शराब के मामलों में जो भी नामजद लोग हैं उनसे भरा पड़ा है, केस है। मतलब एक पक्ष अगर देखें, अगर इतनी सी चीज के लिए शराबबंदी किया गया है तो यह फिर उचित नहीं है।
या फिर उचित नहीं है। इस नाम के लिए आप शराबबंदी किए कि भाई पी के कोई सड़क पे हंगामा नहीं करे, तो करने वाले आज भी कर देते हैं। यही सुधार हुआ और बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो केवल इस चीज़ के लिए शराबबंदी का ढोंग करना कहीं से भी उचित नहीं है। शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूपेण फेल है। हाँ, सामाजिक चेतना आई है जो मैंने कहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। चूंकि शराबबंदी होने से बिहार राज्य के आर्थिक संसाधन जो है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो रेवेन्यू आता था उस टाइम में अभी जो आ रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। तो मेरा ऐसा लगता है कि एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, चूंकि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। एक कमेटी बनानी चाहिए, लोकतंत्र है, और कमेटी को सामाजिक राजनीतिक परिवेश में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उस पर कमेटी निष्पक्षतापूर्वक जांच करे और एक रिपोर्ट साझा करे। ऐसा ना हो कि वो कमेटी में सरकार के नुमाइंदे हों और वो सरकार के हिसाब से रिपोर्ट पेश करे। खैर पेश हो भी रहा है, लेकिन एक ऐसा कमेटी बनाया जाए जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, पदाधिकारी भी हों, पॉलिटिकल लोग भी हों। शराबबंदी को आप सफल नहीं कह सकते हैं बिहार में। अच्छा, तो सरकार, अभी आपने कमेटी की बात करी, क्या सरकार कोई ऐसा योजना है जो किसी भी योजना के लिए सरकार ऐसी कमेटी बनाई हो और उसमें सामाजिक लोगों को इन्वॉल्व किया हो? नहीं, देखिए बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर योजनाएं ली जाती है, नया योजना लाया जाता है, तो उसकी पूरी प्लानिंग होती है, पहले से प्लानिंग होती है। उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, ये 5 साल बाद कितना सफल होगा, 10 साल बाद कितना सफल होगा, 20 साल बाद कितना सफल होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, नीति आयोग नाम की चीज़ होती है, या फिर कोई भी हो, जैसे हम लोग जिला परिषद हैं, नियम तो यह करता है कि वार्षिक बजट तैयार करना है, और वो वार्षिक बजट वार्षिक वर्ष शुरू होने से पहले तैयार हो जाना चाहिए। वो भी 3 स्तर पे होना चाहिए। ग्राम पंचायत समिति को भेजे, समिति जो है सो जिला परिषद को भेजे, फिर जितने भी सांसद वगैरह हैं उनका जो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो सब हो, एक कंबाइंड बुक बने, उस हिसाब से काम हो। तो नियम कानून कायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धरातल पे जांच हो। केवल आप सामाजिक बदलाव के लिए शराबबंदी कर दिए, मतलब ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। शराब पहले ठेका पे मिलता था, अब आपके घर पे मिल रहा है। जो चाहिए, जैसा चाहिए वो मिल रहा है। लोगों का, आम लोग जो है आज भी पी रहे हैं जिनको पीना है। यही है कि उस टाइम में जो है 100 रुपया में मिलता था, आज 400 में मिल रहा है। यहाँ के लोग शराब पीने के लिए जो है सो अगल बगल नेपाल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। सब हर तरह से आर्थिक क्षति भी है, बहुत ज़्यादा क्षति है। एक जनरेशन पूरा बर्बाद हो रहा है। मैं तो जेल गया हूँ ना, जेल में 1000 लोग मुझे मिले, जिसमें से 500 लोग शराब से संबंधित मामलों में जेल में बंद हैं। वो कौन है? वो नौजवान है। अब वो कौन नौजवान है? गरीब तबके के नौजवान है। तो कहीं से भी ये सही नहीं है। और हर योजना का ऐसा नहीं है, सरकार ईगो में ना ले ले कि शराबबंदी कर दिए तो फिर चालू करना पड़ेगा मुझे। किसी भी विषय को ईगो से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करते हुए, अगर कहीं कमी है, पूर्ण रूपेण शराबबंदी करनी है, तो फिर आप उस पर काम कीजिए। पूर्ण रूपेण शराब बंद हो, भाई अच्छी चीज है, होनी चाहिए बंद। लेकिन अब शराबबंदी का नौटंकी चल रहा है बिहार में, बाद बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आपने जैसा कि अभी पिछले कई सवालों में कई बार चर्चा किया कि मिथिला के युवाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, तभी हम मिथिला को बदल सकते हैं। हमारे युवा जाएंगे विधानसभा, लोकसभा, तब अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो और मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर। तो मिथिलावादी पार्टी का आने वाले जो चुनाव है बिहार का ही कहेंगे, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी और कहाँ तक प्लान किया है मिथिलावादी पार्टी ने? देखिए, मिथिलावादी पार्टी जिसकी उपज मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जो एक छात्र संगठन रहा है, दबाव समूह रहा है, जिसका 10 सालों का संघर्ष का इतिहास रहा है। सबसे पहले पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राजनीतिक पाठशाला में जितने भी छात्रों ने अपना नामांकन करवाया, और नामांकन के उपरांत जब 10वीं पास कर रहे हैं,
चूंकि 10 साल हो गया है, 10 साल में आदमी 10वीं पास कर लेता है। तो मिथिलावादी पाठशाला में जो 10वीं पास कर गए हैं नौजवान, 10वीं तक एक रेगुलर पढ़ाई होती है, ठीक ठाक होती है, चलो एक सिलेबस है, सब है। उसके बाद आपको चूज करना पड़ता है कि अब आईएससी मतलब साइंस रखेंगे या कॉमर्स रखेंगे या आर्ट रखेंगे या इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। तो राजनीति करने वाले लोग तो घंटी बजाएंगे नहीं। मिथिलावादी नौजवानों का संघर्ष तो ये तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके विरोध में ही रहा है। तो विचारधारा किन्हीं से मेल खाता नहीं है। तो फिर यह 10वीं पास किए नौजवान जो है, मिथिलावादी नौजवान जो है, उनको राजनीति करना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? तो तमाम पार्टियों के नीति के विरोध में ही इसका उपज हुआ है। तो हम लोगों ने मिथिलावादी पार्टी बनाया है और मिथिलावादी पार्टी में सैकड़ों नौजवान हैं जिनमें क्षमता है वर्तमान विधायक का छक्का छुड़ा सकते हैं। गजब के विकल्प हैं। हर विधानसभा में मिथिलावादी नौजवान जो हैं वो गजब के विकल्प हैं। अब मैं दावा के साथ कहता हूं कि मिथिलावादी पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, हमने पूर्व में भी कहा था, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार हमसे संपर्क में है। हमारे संगठन के प्रतिनिधिमंडल भी अपने उद्देश्य के साथ वार्ता कर रही है। लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोगों को अभी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और लोगों के बीच एक स्वच्छ विकल्प के रूप में एक क्षेत्रीय दल, जिस दल पे लोगों ने विश्वास जताया है, किसी पूंजीपति के पैसे से ये संगठन 10 साल नहीं चला है। मिथिला के आम लोगों ने, मिथिला के छात्र युवा किसानों ने, मिथिला के बेटों ने अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ हिस्सा दिया है। बड़े बड़े मुटगर कमाने वाले सब जितने हैं वो सब तो सब बीजेपी कांग्रेस जदयू में जुड़े हुए हैं। आम मिथिला के आम लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ हिस्सा मिथिलावादी नौजवानों को दिया है और उसी का परिणाम है कि यह संगठन पिछले 10 सालों में इतना ग्रो करके यहाँ तक आया है। क्या मिथिलावादी पार्टी आने वाले चुनाव में मिथिला के सभी विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से घंटी थोड़े ना बजाएगी, चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और इसका परिणाम जी बिहार के सत्ता पर आपको दिखेगा। जिस दरभंगा मधुबनी के बल पे नीतीश कुमार का सत्ता चल रहा है, एनडीए दंभ भर रही है, वहां हम लोगों के बगैर राजनीति कर लेगी एनडीए। वहां हम लोगों के बगैर महागठबंधन सफलता की सपना देख रही है। जब चुनाव का परिणाम आएगा तो पटना के बंद एसी रूम में राजनीतिक अंगगणित सेट करने वाले जितने लोग हैं उनका अंगगणित गड़बड़ा जाएगा और यह मिथिलावादी नौजवानों की ताकत है। तो ये जो आप चुनाव लड़ेंगे मिथिला क्षेत्र में, ये प्रत्याशी आपके बीच के युवा ये अपने होंगे, संघर्ष के साथी होंगे, नौजवान होंगे। यह कौन कहा कि कुर्ता पैजामा वाला विधायक का प्रत्याशी होगा? यह कौन कहा कि जिसका बाप दादा मंत्री है वही प्रत्याशी होगा? यह कौन कहा है कि जिसका राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होगा वही विधायक का प्रत्याशी होगा? यह नहीं होगा। इसी के विरोध में तो हम लोगों की राजनीति है। मिथिला का आम नौजवान जो आम लोगों का दर्द जानता है, आम लोगों के समस्याओं से रूबरू है, जो साइकिल से अपना सफर शुरू किया है, अभी मोटरसाइकिल पे बैठा है, वो नौजवान जब खड़ा होगा और जब उसका इनकलाबी बोली निकलेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा ये नौजवान कोई भाषण नहीं दे रहा है आम नेताओं की तरह, ये नौजवान हमारे दर्दों को अपने शब्द के माध्यम से कह रहा है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम लोगों का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा और मिथिला आंदोलन के इतिहास में, मिथिला के राजनीति में मिथिलावादी पार्टी अपनी मजबूत राजनीतिक हिस्सेदारी तय करेगी, जिसका परिणाम मैं बार बार कह रहा हूं और इस बात से आप संकेत समझें कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है उस परिणाम में मिथिलावादी पार्टी की जो भूमिका है वह बिहार राज्य के सत्ता पे कौन बैठेगा यह तय करेगा और तमाम राजनीतिक पंडितों का अंकगणित गड़बड़ाने जा रहा है। अच्छा, अब मैं बात कर मान लीजिए, अब मेरा एक सवाल छोटा सा रहेगा कि सपोज मैं दरभंगा बैठा हूँ, अभी आपके यहाँ बहुत ऐसे युवा हैं जो विधानसभा जाने के योग्य है, तो क्या आप कैसा आकलन किया जाएगा कि प्रत्याशी किसको बनाया जाए, ये क्या करेंगे आप? अभी तो आप लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का सिंपल मानना है, मैं खुद जिला परिषद चुनाव लड़के आया हूँ, मुझे याद है कि मेरे पास अकाउंट भी नहीं था। एगो नीतीश कुमार जी साइकिल देते थे 10वां में, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हम अकाउंट खुलवाए हुए थे और वही मेरे पास अकाउंट था। वो भी अकाउंट धोखा में खुला हुआ था चूँकि साइकिल की राशि आने वाली थी, मेरे पास अपना अकाउंट भी नहीं था। तो मेरे मामा के लड़के हैं विकास बाबू राजा जी,
जुड़े हुए हैं संगठन से भी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था मेरे पास पैसा कहाँ था, गाड़ियाँ कहाँ थी, घोड़े कहाँ थे, कुछ भी नहीं था तो मन में एक विश्वास, संगठन का विचार और अपने सांगठनिक सहयोगियों का साथ। ना लोग मुझे जानते थे ना मैं क्षेत्र को जानता था, यह भी सच्चाई है। जबकि मैं 5-7 सालों से 8 सालों से सक्रिय राजनीति में था, लेकिन जो मेरा चुनावी क्षेत्र था मैं ढंग से ये भी नहीं जानता था कि यह जो गांव है यह किन लोगों का गांव है, यहाँ की जातीय समीकरण क्या है नहीं है, कुछ नहीं पता था। या चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है मेरे मन में भी नहीं था। सांगठनिक साथियों का आदेश हुआ, जबरदस्ती वो लोग ले गए चुनाव लड़वाएं, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन विचार के बल पे अपने संघर्ष की गाथा बताकर आम लोगों ने चंदा दिया। और वो भी अपना अकाउंट नहीं था, अब मेरे भाई का अकाउंट, अब तो अकाउंट खुलवा लिए हैं। चूंकि मानदेय भत्ता मिलता है 2500 रुपया जिला परिषद सदस्यों को। बहुत सारे एमएलसी हैं जो जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं, सदन में बैठते हैं, जिला परिषद सदस्यों का मानदेय भत्ता है 2500 रुपया। चूंकि गवर्नमेंट वो देती तो एगो पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ा मजबूरी में, बाद बाकी और कुछ नहीं है मेरा। तो मेरा यह कहना है कि चुनाव लड़ने का पैमाना पैसा नहीं हो सकता है, चुनाव लड़ने का पैमाना कोई उम्र नहीं हो सकता है, चुनाव लड़ने का मानक आपका सारोकार किसी बड़े राजनीतिक घराने से हो ये नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने का जो मानक और आधार होगा मिथिलावादी पार्टी में, वो उस नौजवान का संघर्ष होगा जिसने जैसा संघर्ष किया है, जो काम कर रहा है, जो आम लोगों के बीच में है। पार्टी उन्हें अवसर देगी, पार्टी उन्हें टिकट देगी, निश्चित रूप से वो विजय की गाथा लिखेगी। अच्छा, मिथिलावादी पार्टी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिला राज, हम आते हैं मिथिला राज्य पे। हमने अभी तक राजनीतिक चर्चाएं करी, आपकी यात्राएं की चर्चा करी, मिथिला राज्य पे आपका क्या विचार है? मेरा एक ही विचार है और मेरा तो क्रांतिकारी विचार है। मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अंतिम लक्ष्य है मिथिलावाद, मिथिला राज्य, मिथिलावाद की स्थापना जो एक विचारधारा है, और मिथिला राज्य जो हम लोगों का अंतिम लक्ष्य है। मांग खैर हम लोग बहुत कम रहे हैं, कायदे से तो मिथिला देश होना चाहिए। जब इतिहास की बात आप करेंगे, विवाद के श्रेणी में भी जा सकता है कि भाई अलग देश मांग रहा है, लेकिन कायदे से अगर पौराणिक इतिहास को हम लोग देखें, हम लोगों का जो इतिहास रहा है, हमसे बिना पूछे अंग्रेज के समझौता को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया आज़ादी के बाद। सुगौली संधि क्या है भैया, अपने ऐसो आराम के लिए दार्जिलिंग ले लिया, वो क्षेत्र ले लिया और हमारे मैथिल भाइयों को काट के नेपाल में दे दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पलक पर यह मुद्दा उठे। विचारधारा अगर मजबूत होगी तो यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय है मिथिला, और मिथिला राज्य हम लोगों का सपना है। उसके लिए जान देना पड़े, प्राण देना पड़े। उठा टेंगारी लाठी कुल्हेड़ हाँसुआ पघड़ियाले, मैंने लिखा है, उठा टेंगारी हाँसू कुल्हेड़ हाँसू आप घड़ियाले, बांध लंगोटा रणभूमि में बेटा हिबर लेकी दे, हो ये शहीद अपन मिथिला लेल ऐसो बढ़कर नहीं कोनो काज, एक स्वर में जोर से कहियो हमरा चाही मिथिला राज। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर उसके लिए शहीद भी होना पड़े तो हम तमाम हजारों नौजवान, मिथिलावादी नौजवान शहीद होने के लिए तैयार हैं, मौत को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिथिला राज्य तो लेकर रहेंगे। सुगौली संधि की बात करी आपने, सुगौली संधि कितने 200 वर्ष के लिए हुआ था? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत सरकार में हम लोग विश्वास करते हैं, निर्वाचन आयोग से पंजीकृत हम लोग दल हैं, इस संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हम अपील करना चाहेंगे अपने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को, कि इस पर जो भी सकारात्मक पहल हो सकता है, चूंकि सांस्कृतिक रूप से अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, सरकार इस पे विचार करे। हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं, भैया क्या है, अदना सा आदमी है, जैनून बात भी करते हैं तो 4 महीना जेल में रहना पड़ता है भैया, फर्जी मुकदमा, ये तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन भविष्य है, भविष्य में हर चीज़ों को देखा जाएगा, सुना जाएगा, परखा जाएगा, उस पर लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी। ये पुलिस की लाठियाँ या जेल की काल कोठरियाँ मिथिलावादी नौजवानों को नहीं रोक सकता है, यह निश्चित है। चलिए, हमने चर्चा करी और बहुत सारी बातें किया। आप के अभी आपने एक कविता सुनाया हमको, बहुत अच्छा लगा, और कविता अच्छा लिखते भी हैं आप। तो मैं आपसे चाहूँगा कि मिथिला के नौजवान, चाहे देश की, भारत के नौजवानों के लिए आप एक पंक्ति, 2 पंक्ति
ऐसा सुनाइए जो भारत के नौजवान अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता है, उस लाइन में अपने शब्दों में बयां करें इसको आप। देखिए, सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे, मित्रों के मिथ्या चक्रव्यूह में फंसकर तुम मर जाओगे। मैंने लिखा है, सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे, मित्रों के मिथ्या चक्रव्यूह में फंसकर तुम मर जाओगे। कर दो ऐसा काम, नाम अमर हो जाएगा, 2 दिन की इस दुनिया से तुम क्या लेकर जाओगे। सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे, सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे। दोस्तों का नहीं रहा दुनिया, दोषों का बना यहां चिड़िया, रच देगा ऐसा चक्रव्यूह, जीवन परतंत्र बिताओगे। सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे, सतत रहो कर्तव्यनिष्ठ, तुम जीवन सफल बनाओगे। हिंदी कविता के माध्यम से नौजवानों को यही संदेश देते हैं, जो अपने लिए जिया वो क्या जिया। आए तो हजारों लोग, सब नौजवान आज के तिथि में पागल है कि कैसे हम करोड़ों रुपया कमा ले, कैसे बढ़िया से बढ़िया घर हो जाए महानगरों में, कैसे हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो जाए, क्या हो जाए नहीं हो जाए। साथियों, जब इतिहास का अध्ययन आप कीजिएगा, मानव जीवन आपको मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। अगर आप इतिहास का अध्ययन कीजिएगा तो ऐसे लोग जो निजी हित में अपने जीवन को लगा दिए, उनको समाज याद नहीं करता है। चाहे आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ के चले जाइए, कोई याद करने वाला आपका नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय जो व्यक्ति व्यक्तिगत हित को नहीं साध कर अपने समाज के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, सामाजिक हित के लिए काम किया है, संघर्ष किया है, हो सकता है उसका पूरा जीवन कष्टप्रद बिता हो सकता है उसका पूरा जीवन कष्ट में बिता हो, लेकिन इतिहास में वही व्यक्ति का नाम लिया जाता है। चाहे भगत को देख लीजिए, सुखदेव को देख लीजिए, गांधी को देख लीजिए, लोहिया को देख लीजिए, या जयप्रकाश को देख लीजिए, ये सब बनिए, बाद बाकी करोड़पति तो अबानी अंडानी ऐसे बहुत आया गया, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नौजवान है, कुछ अलग करके दिखाइए, अलग रास्ता बनाइए, जो आने वाला पीढ़ी, आप रहे ना रहे, आपका अनुकरण करे और आपका उदाहरण दिया जाए समाज में। अब अपने कविता के माध्यम से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को तो बार बार हम संदेश देते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं, हाल फिलहाल में जंग हुई है, मैंने मैथिली में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाए, तो हमारे कई आम नागरिक मारे गए। हाँ, मतलब अब है क्या, विषय क्या है कि बड़े लोगों का विषय है, बड़े लोगों का विषय, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो शब्द के माध्यम से अपने वीर जवानों को, जो लोग हैं, जो सरहद पे खड़े लोग हैं, उनका हौसला वर्धन हम लोग कर सकते हैं। साहित्य कलमकार हैं, कलम के माध्यम से, कलम के स्याही के माध्यम से शब्द का जो है सो तोप छोड़ सकते हैं, और क्या कर ही सकते हैं। लेकिन इसका भी अपना एक अलग महत्व है। और पाकिस्तान के नाम से मैथिली में मेरा बहुत प्रचलित एक कविता है, जिसका शायद मिलियन वगैरह व्यू गया हुआ है। हाँ, तो हम संदेश दिए हैं, जे विश्व का मानचित्र सौ तोरा हम चुटकी में मिटा देबो। पाकिस्तान को विश्व का मानचित्र सौ तोरा हम चुटकी में मिटा देबो, जो फर 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 बेसी कर मैं सीधा बंदूक सटा देबो। रो आतंकी के पनाहगार तू हमरा सो मुंह लड़ाबै छै, कि चीनी कुत्ता सो हदैय छौ तै पर तू धमकाबै छै। आ गिदर भुकैत रहै छै हरदम, ओहि पर शेर ने दै छै ध्यान। आ पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छौ हिंदुस्तान, पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छौ हिंदुस्तान। आ सत्ताधारी आप शुरू कर अपने ही घर में साफ सफाई। सत्ता से भी मेरा अपील है, इस देश में अपने घर में जो द्रोही जो है सो पल रहा है, उसके पांव जो फैल रहे हैं, भाषण में ही मिट्टी में मिलाने की बात नहीं कीजिए, धरातल पे भी होना चाहिए। और कभी वही सही है जो सत्ता के श्रृंगार में शब्द लिखे, वो कभी सही नहीं है। जो सत्ता को सही राह दिखाए, सही मायने में वही कभी है। और सत्ता से कहता हूं, सरकार से कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे, किसी भी दल का सरकार रहे, चाहे सरकार का नेतृत्व कोई कर रहा हो, मेरा अपील है, मिथिला के एक नौजवान कवि का अपील है कि सत्ताधारी आप शुरू कर अपने ही घर में साफ सफाई। सत्ताधारी आप शुरू कर अपने ही घर में साफ सफाई, चुन चुन के गोली मारे देशद्रोही के यहाँ दबाई। धोबिया घातक पाठ पढ़े ते तकर बाद भारतक संतान। पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छो हिंदुस्तान, पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छो हिंदुस्तान। और अंतिम संदेश है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए, कि कश्मीर के आप बिसर जो लाहौर आप छीन लेबो,
काश्मीर के आप बिसर जो, लाहौरो आप छीन लेबो, अद्दा में तोहर कटक छो बेटा थारे थारे कीन लेबो। अहे लाहौर में फाड़त तिरंगा, बजमो तो घिच लेबो जुबान, पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छो हिंदुस्तान, पाकिस्तानी कान खोल ले बाप तोहर छो हिंदुस्तान। बहुत खूब। तो साथियों, हमारे साथ थे सागर नवदिया। बहुत सारी चर्चा किया हमने। आप सभी से निवेदन करूंगा, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, और इनकी जो यात्रा रही है बहुत ही संघर्ष भरा रहा है, और इन्होंने जो संदेश दिया है युवाओं को, और ख़ास करके मिथिला के युवाओं को, तो मैथिल युवाओं से कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने से अच्छा है अपने मिथिला का झंडा उठाइए और मिथिला के विकास की बात कीजिए। मैं भी एक मैथिल के नाते आप सभी को एक संदेश देता हूँ कि कब तक आप इस राजनीतिक गलियारों में भटकते रहेंगे। खुद को तलाशिए और खुद को संसद पहुँचने का हिम्मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।